हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। तो ये भी आपका स्वागत कर रहे हैं स्टेप अप एकेडमी में। और आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम चैप्टर नंबर 2 जो है क्लास 10th मैथमेटिक्स का पॉलिनोमियल्स उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको मालूम है स्टार्ट आज करें, खत्म भी आज ही करेंगे, वन शॉट वीडियो है ये। तो इस एक वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट आप समझोगे पॉलिनोमियल के, एंड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो है वो साथ में ही आप सॉल्व करते जाओगे। इस वीडियो के बाद कोई भी बुक आप लेकर बैठ जाओ, आप आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स मैं सारे क्लियर कर दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, पॉलिनोमियल्स जब पढ़ते हो तो पॉलिनोमियल्स होते क्या है। तो पॉलिनोमियल्स को जानने से पहले कुछ टर्म्स हैं ऐसे जो आपको जानना चाहिए। और सबसे पहला जो टर्म होता है वो होता है एक्सप्रेशन। ठीक है, अब एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, तो एक्सप्रेशंस को जानने के लिए भी कुछ टर्म्स और हैं जो आपको जानने चाहिए। और वो टर्म्स कौन से होते हैं, तो एक टर्म होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल, और एक होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, तो अब कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मिलकर एक्सप्रेशन बनाते हैं। ठीक है, अब कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट ऐसी कोई भी जो नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, जो फिक्स्ड हो, उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। और वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, ऐसे टर्म्स जो वेरी करने के एबल हों। वेरी प्लस एबल मिलकर बनाते हैं वेरिएबल। कांस्टेंट्स जो कि फिक्स्ड हो, इनकी वैल्यू कैसी होती है, फिक्स्ड वैल्यूज, टर्म्स विद फिक्स्ड वैल्यूज। अब टर्म्स विद फिक्स्ड वैल्यूज क्या होते हैं, तो भाई जब हम बात करें 1 की, तो 1 हमेशा 1 ही रहेगा, 2 कभी नहीं हो सकता, 2 हमेशा 2 रहेगा। जो भी काउंटिंग आपकी जो नंबर्स हैं, जो न्यूमेरल्स हैं, वो हमेशा कैसे रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे। तो वो होते हैं आपके कांस्टेंट्स। ठीक है, और वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड हमने बोला, तो वो हो गए आपके वेरिएबल्स। अब एक बहुत नॉर्मल सी बात बोली जाती है यहां पर कि ABCD जो भी लेटर आप लिखते हो वो वेरिएबल होते हैं, और जो भी नंबर होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। तो भाई ये क्या पूरी तरीके से सच है, क्योंकि यहीं पर जब हम कुछ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करें या जनरल लीनियर इक्वेशंस की बात करें, ax² bx + c टाइप का कुछ लिखते हैं, तो आपको वहां पर कंफ्यूजन होती है कि a b को तो आप कांस्टेंट बोलते हो, कोफिशिएंट्स हैं वो, एंड वो कांस्टेंट के समान एक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये बात बिल्कुल सही है कि a b c d x y z इन सब की वैल्यूज हम कुछ भी पुट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में अलग अलग, तो ये वेरिएबल्स के फॉर्म में यूज होंगे। लेकिन अल जब्र नाम की एक किताब थी जिसको अल ख्वारिज़मी ने लिखा था, जिसने अलजेब्रा की शुरुआत की। तो उन्होंने क्या किया था, तब से ये कन्वेंशन चलता हुआ आया हुआ है कि जो लास्ट में आने वाले जो अपने अल्फाबेट्स होते हैं ना, एक्स वाई जेड, उनको हम हमेशा वेरिएबल्स के फॉर्म में यूज करते हैं। और कभी अगर लेटर्स के थ्रू हमें रिप्रेजेंट करना होता है कांस्टेंट टर्म्स को, तो उनको, उनके लिए हम शुरुआत में आने वाले जो वेरिएबल्स होते हैं, शुरुआत में आने वाले जो लेटर्स होते हैं ABCD, इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्या समझना है, तो अभी आपको समझना है कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, ऐसे टर्म्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो ऐसे टर्म्स जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो और वो चेंज हो सके, वो वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, अब ये मिलकर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे बनाते हैं, तो व्हेन कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर सेपरेटेड बाय अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लाइक प्लस माइनस इनटू एंड डिवीजन। ठीक है, प्लस माइनस इनटू एंड डिवीजन मतलब कि इन सब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से जब ये सारे अपने जो कांस्टेंट और वेरिएबल्स होते हैं इनको आप ग्रुप कर देते हो साथ में, तो वो फॉर्म करते हैं एक्सप्रेशंस, वो फॉर्म करते हैं एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशंस है ये पॉलिनोमियल्स कब होते हैं और कब नहीं होते हैं, तो भाई ये हर एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा अगर जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो हमेशा होल नंबर में हो, वो हमेशा होल नंबर में हो। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं लिखता हूं आपके लिए कि टर्म्स क्या होते हैं, सारे डेफिनेशंस में एक एक करके बताता हूं आपको। टर्म्स क्या होते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल तो आपके क्लियर हो गया। तो टर्म्स क्या होते हैं, और टर्म्स आप बोलोगे भाई अ कांस्टेंट अलोन और विथ अ वेरिएबल
joined together by arithmetic operator of into and division forms a term। मतलब मैंने क्या बोला, एक कांस्टेंट अकेला या फिर एक वेरिएबल के साथ, और वो ज्वाइन कैसे किए हुए हैं, दो ही अर्थमेटिक ऑपरेटर यहां पर एक टर्म बनाते हैं, वो होते हैं इनटू या डिवीजन के। जैसे मैं यहां पर बोलता हूं 2, यह अकेला एक टर्म है, हां है, ये कांस्टेंट टर्म है। मैं बोलता हूं x, भाई अकेला वेरिएबल भी एक टर्म बन सकता है क्योंकि इसके साथ भी एक कांस्टेंट 1x तो है ही, 1 तो है ही, ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूं 2 इंटू एक्स, तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है 2x, ये भी एक ही टर्म है। अब अगर मैं बोलता हूं 3 डिवाइडेड बाय x या x डिवाइडेड बाय 3, तो ये भी एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है। मतलब कि टर्म जो है उसमें इनटू और डिवीजन वाले जो ऑपरेटर्स हैं वो यूज हो सकते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में। लेकिन अगर आपने कभी इसमें प्लस और माइनस के ऑपरेटर्स को यूज कर दिया, 2 + x बोल दिया, तो यहां पर एक टर्म नहीं बचा, अब ये 2 टर्म्स हो गए। ये कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स। आपने 3 - y बोल दिया, ये भी 2 टर्म्स हो गए, ठीक है। यहां पर क्या होता है, अगर टर्म की बात करता हूं तो कांस्टेंट और वेरिएबल अलोन और जॉइन टुगेदर विथ अर्थमेटिकल ऑपरेटर ऑफ इनटू एंड डिवीजन फॉर्म्स अ टर्म, एक टर्म बनाते हैं, और यही टर्म क्या बनाते हैं, एक्सप्रेशंस बनाते हैं, ठीक है। तो आप यहां पर क्या बोलोगे, एक्सप्रेशन क्या हुआ, एक्सप्रेशन में बोलोगे आप क्या, टर्म्स together when grouped together with arithmetic operators of plus minus into or division forms an expression। ठीक है। अब यहां पर एक्सपोनेंट्स भी हो सकते हैं, पावर्स भी अलग अलग हो सकती हैं, वेरिएबल्स की कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको एक्सप्रेशन समझ में आया, यहां पर आपको टर्म समझ में आया। बट अगर मैं बात करता हूं पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल क्या होता है, इन जनरल लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि सारे एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल होते हैं। नहीं यार, सारे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। हाँ, सारे पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन होते हैं, ये जरूर बोल सकते हैं। तो पॉलिनोमियल में ऐसी कैसी बात हो गई, यहां पर कौन सी बात आ गई, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे पॉलिनोमियल, इसको कैसे डिफाइन करोगे, जब आपने टर्म्स डिफाइन किया तो उसके थ्रू आपने एक्सप्रेशंस को डिफाइन किया, जब आपने एक्सप्रेशंस को डिफाइन किया तो उसी के थ्रू आप पॉलिनोमियल्स को भी डिफाइन कर सकते हो। यहां पर आप बोलोगे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, तो पॉलिनोमियल्स आर द एक्सप्रेशंस वेयर पावर ऑफ variables is always a whole number। ठीक है। तो यहां पर आपने क्या बोला, जो पावर ऑफ वेरिएबल है किसी भी एक्सप्रेशन में, जो पावर ऑफ वेरिएबल है वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, तभी वो एक्सप्रेशन क्वालिफाई करेगा एक पॉलिनोमियल होने के लिए, ठीक है। एक पावर ऑफ वेरिएबल को आप हमेशा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंस देते हो, क्योंकि वो कभी भी फ्रैक्शंस में या नेगेटिव नहीं हो सकती। एक पॉलिनोमियल के केस में वो हमेशा कैसा होना चाहिए, एक होल नंबर के इक्वल। होल नंबर मतलब कि 0 से लेकर इंफिनिटी तक, वैसे इंफिनिटी तक नहीं जाते हैं क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं हमेशा काउंटेबल होना चाहिए पॉलिनोमियल्स में। तो 0 से स्टार्ट होगा और एक होल नंबर ही रहेगा, वो इंटीजर्स में मतलब नेगेटिव में नहीं जाएगा, ठीक है। और वो कभी फ्रैक्शन में 1/2, 2/3 ऐसा नहीं आएगा, रूट्स में नहीं आएगा कभी भी वेरिएबल आपके पॉलिनोमियल में। ये सब एक्सप्रेशंस में चल जाएगा, उसको दिक्कत नहीं इन सारी चीजों से। बट अगर पॉलिनोमियल की आप बात कर रहे हो तो पॉलिनोमियल जो है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, वो हमेशा उसमें एक्सपोनेंट की जो पावर है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, होल नंबर, ठीक है।
पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी, नोमियल्स मीन्स टर्म्स। तो एन एक्सप्रेशन containing many terms where power of variable is always a whole number forms a polynomial। ठीक है, अभी जो मैनी टर्म्स है ना, ये सिंगल टर्म भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं। कई वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखे इनफैक्ट, और वहां पर मैंने देखा पॉलिनोमियल का जहां पे बात करने आए वहां पे डिफाइन कर दिया उन्होंने कि पॉली मीन्स मैनी, तो दो से ज्यादा जिनके पास टर्म्स होते हैं वो पॉलिनोमियल होते हैं। मैं चकरा गया भाई। स्कूल्स में भी, कई स्कूल्स में भी ये बात बता दी जाती है, बच्चा आके मुझसे बोलता है कि यार सर, सॉरी यार नहीं सर, क्या पॉली मतलब कि पॉलिनोमियल मतलब ये होता है कि जिनमें दो से ज्यादा टर्म्स हो उनको पॉलिनोमियल बोलें? तो ऐसा नहीं होता है। एक टर्म होगा तो भी पॉलिनोमियल है, मोनोमियल, ठीक है, वो होता है, वो भी पॉलिनोमियल है। दो टर्म होगा तो भी पॉलिनोमियल है, तीन टर्म होगा तो भी पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल में कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं, लेकिन एक शर्त होती है उसकी कि जो अपना वेरिएबल है उसकी पावर कभी भी होल नंबर के अलावा और कुछ नहीं होगी। ठीक है, ये होता है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग मैनी टर्म्स। ठीक है, एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग मैनी टर्म्स, बिकॉज पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स, वेयर पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज अ होल नंबर। ये सारी चीजें आप लिख लो अच्छे से। इसके बाद अब ये सारी चीजें तो हमने देख ली, अब एक बहुत शानदार डेफिनेशन जो है उसको देख लेते हैं। इसके अलावा आपको और कुछ लिखने की जरूरत नहीं, अगर ये आपको समझ में आ गया तो। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, यहां पर बोल रहा है लेट एक्स बी अ वेरिएबल एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर याद रखना इस बात को। ठीक है, एंड एज a1 a2 a डैश 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 an बी कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स हैं वो। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अभी आप लोग मेरे ऊपर ही चढ़ोगे अगर मैं ऐसा बोल दूंगा कि ABCD जो हैं वो तो हमेशा वेरिएबल के फॉर्म में यूज होते हैं। नहीं भाई, शुरुआत वाले जो होते हैं ABC, कहीं पर अगर आपको लेटर्स को यूज करके कांस्टेंट दिखाने हैं तो वहां पर हम ABC का यूज करते हैं, XYZ का नहीं। XYZ रिजर्व्ड है हमेशा वेरिएबल्स के लिए, उनको कभी आप कांस्टेंट नहीं बोलोगे। अगर आप बोलते हो तो फिर भाई वो जो टीचर आपके साथ करेगा वो समझ लेना, नंबर नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि ये भाई कन्वेंशन ही नहीं है ना। आउट ऑफ द वे जाकर, आउट ऑफ द बॉक्स क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, आपने कुछ तो भी कर दिया कन्वेंशन के अगेंस्ट। तो ये हमेशा चलती आ रही प्रथा है कि शुरुआत वाले जो हैं वो कांस्टेंट के फॉर्म में यूज किए जा सकते हैं, लास्ट वाले हमेशा रिजर्व्ड हैं, वेरिएबल्स के रहेंगे XYZ, वो कांस्टेंट कभी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला गया, A1 A2 AN सब क्या है, कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, देन f of x इज अ फंक्शन, फंक्शन इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, अभी सारी चीज बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, देन f of x इक्वल्स टू an x की पावर n, an माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन डैश 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 a1 x की पावर 1, यहां पर कुछ नहीं है तो क्या रहेगा 1 प्लस a नॉट, यहां पर x की पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 1, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। अब ये क्यों मैंने बोला कि कंप्लीट डेफिनेशन हो गई, तो यहां पर आपने साफ साफ ये बोल दिया है कि कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जहां पर an x की पावर n से लेकर a नॉट तक सबको आप ऐड कर रहे हो, और n जो है मतलब x की पावर जो है, वेरिएबल की पावर जो है वो हमेशा कैसी है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर ही तो आपका होल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा कैसी है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो ये हमेशा क्या बनाएगा, एक बनाएगा आपका पॉलिनोमियल। यहां पर आपने एक्सप्रेशन बता दिया कैसे, प्लस माइनस से सेपरेटेड है, जब बीच में प्लस और माइनस किसी का भी साइन आ सकता है, और दूसरा आपने बता दिया कि पावर जो है वो कभी भी होल नंबर के अलावा और कुछ नहीं हो रही है। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। ठीक है, लास्ट में आपने a नॉट x की पावर 0 बोल दिया, x की पावर 0 1 होता है, तो आपको और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अलग अलग कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके जो पॉलिनोमियल होगा उसमें जरूरी नहीं कि हर बार अलग कोफिशिएंट्स आए, सेम सेम कोफिशिएंट्स भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है पॉलिनोमियल के ऊपर। ठीक है, अभी f ऑफ x को मैं बोलता हूं, तो जब मैंने बोला f ऑफ x, तो याद रखना कि ये जो पॉलिनोमियल होगा ये हमेशा x के रिस्पेक्ट में होगा, मतलब इसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा होगा वो x होगा। ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा जहां पर वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा होगा, x। जैसे मैंने बोला x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ है। और f ऑफ x क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 के इक्वल है। यहां पर मैं बोल सकता हूं कि f ऑफ x की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है x के ऊपर।
x की वैल्यू 1 डालूंगा, एफ ऑफ एक्स की अलग वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 2 डालूंगा, एफ ऑफ एक्स की अलग वैल्यू आएगी। मतलब यहां पर ये समझ में आ रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल, ये जो फंक्शन है उसी को हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू जो वो डिपेंड करेगी x के ऊपर। ठीक है, ये फंक्शन होता है, यही क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x के अलग अलग इनपुट्स पर अलग अलग आउटपुट देता है हमको। ठीक है, चलो तो अब आगे चलते हैं। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या होते हैं, उनको समझते हैं जल्दी से। तो पॉलिनोमियल्स पढ़ा हमने, डेफिनेशन क्लियर है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं। तो पॉलिनोमियल दो तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो उनके टाइप्स को। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कि एक जो आपका पॉलिनोमियल है उसमें कितने टर्म्स आ रहे हैं, और दूसरा होता है पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री। तो डिग्री पर बेस्ड पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है वो भी समझाऊंगा, नंबर ऑफ टर्म्स पे बेस्ड कैसे पॉलिनोमियल्स निकालते हैं वो भी समझेंगे अपन। ठीक है, अब यहां पर क्या क्या बोल रहा है भाई, पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, और इसके आगे चलता जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, तो आपने यहां पर बोला भाई जब मैं लिख रहा हूं पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, मान लो 2x, एफ ऑफ वाई है 3y प्लस 7, एफ ऑफ z है 5z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 3, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग पॉलिनोमियल्स हैं आपके। अब यहां पर आपने बोला पहला वाला जो है उसमें कितने टर्म्स दिख रहे हैं, सिर्फ एक ही टर्म दिख रहा है 2x, एक मतलब मोनो, ये हो गया मोनोमियल। यहां पर कितने टर्म्स दिख रहे हैं, यहां पर दो टर्म्स दिख रहे हैं, दो टर्म्स दिख रहे हैं, तो यहां पर आप बोलोगे दो टर्म्स है, मतलब कि ये क्या हो गया, बायनोमियल। और यहां पर एक दो तीन, तीन टर्म्स दिख रहे हैं, मतलब ये हो गया ट्राइनोमियल। अब कहीं आपकी ये डाउट तो नहीं है कि पहले वाले में दो, एक ही टर्म कैसे, सर वहां पर 2 भी है, x भी है, दो टर्म्स होने चाहिए। नहीं भाई, याद रखना, टर्म्स को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको पहले ही बताया था कि टर्म्स को डिफरेंशिएट करने के लिए प्लस और माइनस का बीच में होना जरूरी है। जब प्लस और माइनस बीच में लगेंगे तभी चीजें, टर्म्स अलग अलग, तभी दो टर्म्स अलग अलग काउंट होंगे। अगर इनटू है इन दोनों के बीच में तो एक ही टर्म है, डिवीजन भी होता तो भी एक ही टर्म होता। ठीक है, तो ये जो है भाई ये मोनोमियल है, एक ही टर्म है। ये जो है ये बायनोमियल है, इसमें दो टर्म्स हैं। ये जो ये ट्राइनोमियल है, इसमें तीन टर्म्स है, और ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स के फॉर्म में आप आगे भी गिन सकते हो। ठीक है, अब एक बात आती है यहां पर यार डिग्री की। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि ये जो 2x है, 2x है, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है, तो सबसे पहले बोलोगे वेरिएबल कौन सा है, x है। x की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो यहां पर x का एक ही टर्म दिख रहा है और उसकी पावर कितनी है, 1। तो जहां पर डिग्री आपकी क्या हो रही है, 1 हो रही है। दूसरे केस में भी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, 1 है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, वो डिग्री होती है। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता रहा था। तो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को आप डिग्री कहते हैं, और जहां पर डिग्री होती है 1 उसको बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डिग्री, तो यहां पर है कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, और आगे चलता जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे देखेंगे हम, तो डिग्री के सबसे पहले समझा हमने कि डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। इसके बाद अब इसके टाइप्स देखते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता होगा, तो आपने बोला कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा, यहां पर अगर आपकी डिग्री जो हो वो 0 हो जाए, मतलब वेरिएबल आपको नहीं चाहिए। कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि उस जगह पर वेरिएबल आ ही नहीं रहा है, वेरिएबल नहीं आ रहा, मतलब वेरिएबल की पावर कितनी होगी, 0, तभी वो क्या हो गया है, 1, मतलब तब वो हट गया है, दिख ही नहीं रहा है। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं आपको कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x की पावर 0, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसी को मैं बोल सकता हूं 2, क्योंकि x की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। मतलब यहां पर ये जो f ऑफ x है वो x की पावर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यहां पर कोई x है ही नहीं एक्चुअली, और
इसलिए इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल है जहां पर आपके पास वेरिएबल ना हो या फिर वेरिएबल की पावर कितनी हो, शून्य, जीरो, तो ऐसे ही पॉलिनोमियल को आप हमेशा बोलते हो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर है बात। अब यहां पर मैं बात करूं लीनियर पॉलिनोमियल की, तो इस केस में डिग्री लिख लो आप, इस केस में डिग्री होती है 0। लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूं मैं तो मैं बोलता हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1। यहां पर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल यानी कि डिग्री कितनी हो रही है, 1 हो रही है, तो जहां पर डिग्री 1 हो वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक तो आप बचपन से जानते होगे, क्वाड्रेटिक जो होती है वो क्या होती है, तो आप बोलोगे यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और यहां पर डिग्री कितनी हो जाएगी, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 आपने लिखा। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल आपने देखा x दो जगह आ रहा है, x स्क्वायर, x की हाईएस्ट पावर क्या है, यहां तो 1 है, यहां पर 2 है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है, 2, तो डिग्री क्या हो गई, 2। अब मैं बात करूं क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो अब तो समझ में आ गया आपको, 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, यहां पर डिग्री हो गई 3, ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। और याद रखना ये लिखने का तरीका होता है हमेशा डिक्रीजिंग पावर ऑफ द वेरिएबल में हम इक्वेशंस को लिखते हैं, ठीक है। और ये सारी इक्वेशन जो अभी हैं वो इक्वेशंस मतलब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ये x में आप पढ़ रहे हो अभी, ठीक है, y में भी पढ़ सकते हो। ये जो चीज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह जो है आपको वन वेरिएबल में ही है, ठीक है। 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल्स में आपको अपन को नहीं जाना है इसमें। अब बात बाय क्वाड्रेटिक की, तो ऑब्वियस सी बात है क्यूबिक के बाद क्या आएगा, बाय क्वाड्रेटिक, और बाय क्वाड्रेटिक में आपको पता है कि पावर क्या हो जाएगी, 4, 3x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 7, यहां पर डिग्री हो गई है 4। और याद रखना कि जरूरी नहीं है कि सारी पावर सी आए, जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हो सकता है 3x की पावर 4 अकेला आ जाए, वो भी बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होने जरूरी नहीं है, ठीक है। बट हाईएस्ट पावर हमें देखना है, तब आपकी इन द टर्म्स ऑफ पावर या डिग्री आप डिफरेंशिएट कर सकते हो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को। तो क्लियर है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना रहता तो ले लिया करो, आप लोग पॉज करके ले लिया करो, ठीक है, जब आपका मन करे तब लो। अब बात आती है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है यार, जैसे मैंने बोला था कि x की जगह अगर मैं 1 रख दूं तो f ऑफ x की कुछ एक वैल्यू आएगी, x की जगह 2 रखूंगा तो अलग वैल्यू आएगी। तो वही होती वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जब हम इनपुट x की जगह कुछ अलग अलग दें और हमें आउटपुट कुछ एक निकल कर मिले। जैसे मैं बोलता हूं f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो मैं यहां पर बोलता हूं f ऑफ 1 की वैल्यू निकालो जब x क्या हो 1 के इक्वल हो। तो फंक्शन ये जो हमारा पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आपने बोला x जहां जहां है उसकी जगह क्या पुट कर दो 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1 जो कि है 6। तो f ऑफ 1 पर जो इसकी वैल्यू निकल कर आ रही है वो है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1। अब x की वैल्यू अलग अलग रखोगे, इसकी वैल्यू अलग अलग आ जाएगी। क्लियर है बात। चलो तो अब आगे क्या बोल रहा है ये, इफ f ऑफ x इज पॉलिनोमियल एंड अल्फा इज रियल नंबर। f ऑफ x एक पॉलिनोमियल है एंड अल्फा एक रियल नंबर है। जैसे हमने बोला था f ऑफ x पॉलिनोमियल और हमारा रियल नंबर हमने जो यूज किया था वो क्या था 1। तो यहां पर f ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल एंड अल्फा इज ए रियल नंबर, देन द रियल नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाय अल्फा, वहां पर x को रिप्लेस करके हमने 1 डाल दिया था, ठीक है। तो obtained by replacing x by alpha in f of x is called the value of f of x at x equals to a। हमने क्या बोला था, वैल्यू ऑफ f of x at x equals to 1 हमने निकाल ली थी, ठीक है। एंड इज डिनोटेड बाय, डिनाइड नहीं है वो, एंड इज डिनोटेड बाय f of alpha, वहां पर हमने किसे डिनोट किया था उसको f of 1 से। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो अगर फंक्शन है जो अपना पॉलिनोमियल जो है x में है अपना, और x की हम एक ऐसी वैल्यू पुट कर दें जिससे वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, वो होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहां पर, अ रियल नंबर अल्फा इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल f ऑफ x इफ f ऑफ अल्फा इज जीरो। जैसे मैं बोलता हूं आपसे, आपके पास एक इक्वेशन है f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6।
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और यहां पर आप बोलते हो आप रखो x की जगह 2, तो f ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 4 माइनस 10 प्लस 6, 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 10 0, f ऑफ 2 कितना आ रहा है 0। तो रियल नंबर अल्फा, यहां पर अल्फा कितना है 2, तो रियल नंबर 2 जो है वो 0 है इस पॉलिनोमियल का, बिकॉज f ऑफ 2 जो है x की जगह 2 रखने पर हमको क्या मिल रहा है 0। तो भाई जो वैल्यू पुट करने पर पूरी इक्वेशन 0 हो जाए वही होता है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है? चलो, हर एक बेसिक डिटेल के साथ साथ जितने अच्छे टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं ना, सब पढ़ेंगे हम इस एक वीडियो में। आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, टेंशन मत लेना बिल्कुल। ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और भाई को ये जो परेशान आत्मा जी हैं पीए, ठीक है, ये जो हैं इनको दिक्कत भी आ रही है भाई ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल कैसे बनता है, ठीक है। तो हम सारे टाइप के ग्राफ जो है वो पढ़ लेते हैं। अगर मैं यहां पर बोलता हूं आपसे f ऑफ x है x के इक्वल, सॉरी y के इक्वल, सॉरी x के इक्वल ले लो, ठीक है, और इसका आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है, इसका आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो हम कैसे ग्राफ बनाएंगे, तो हम क्या बोलते हैं f ऑफ x जो है, जब ग्राफ की बात करते हो तो आपको मालूम है यार ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होते हैं, एक x एक्सिस होता है, एक y एक्सिस होता है। हमें क्या करना होता है, तो हमें यहां पर x और y के अलग अलग पॉइंट्स को प्लॉट करना होता है एंड लास्ट में जाकर उनको मिला देना होता है, लास्ट में जाकर उनको मिला देना होता है, तो हमारा पूरा ग्राफ बन जाता है, ठीक है। तो अभी मैं आपसे बोलूं f ऑफ x अगर x के बराबर है, तो यहां पर एक ही वेरिएबल दिख रहा है आपको x, आप y को कैसे प्लॉट करोगे, तो ये जो f ऑफ x होता है ना, यही आपका y है। आपको हमेशा से मालूम है कि जब भी कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x एक्सिस में और डिपेंडेंट वेरिएबल को y एक्सिस में पुट करते हैं हम। यहां पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, f ऑफ x है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा एक्सिस काम आएगा, तो y एक्सिस काम आएगा। क्लियर है बात? तो यहां पर आप लिखते हो f ऑफ x को y और x। अब इसका बनाना है ग्राफ, तो आप क्या करते हो, x की अलग अलग वैल्यूज पुट करते जाते हो, जिससे आपको y की अलग अलग वैल्यूज मिल जाती हैं, ठीक है। अब x की वैल्यू आप पुट करते हो 0, तो y भी 0 हो जाता है। x की वैल्यू पुट करते हो 1, तो y भी 1। x की वैल्यू पुट करते हो -1, तो y भी -1 हो जाता है। कोई दिक्कत आपको यहां पर? अब x की वैल्यू आप 2 पुट करोगे तो y भी -2, x की वैल्यू -2 पुट करोगे, सॉरी वहां यहां पर 2 होगा ना भाई, इक्वल आएंगी ना दोनों वैल्यूज, माइनस का एक हो जाएगा बेचारा। अब बोले भाई ने ग्राफ बना कर दिखाओ, तो मैं बना कर दिखाता हूं, ठीक है। किसने बोला था? पीए जी ने। पीए है ये, पीए पीए मतलब कि किसी के पर्सनल असिस्टेंट नहीं है ये परेशान आता मैं, हर बार इनको कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है, ठीक है। ग्राफ नहीं बनाते बन रहा है, इतना सारा सा ग्राफ नहीं बन रहा, बनेगा भाई, टेंशन मत ले, भी आएगा, सब कुछ आएगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, यहां पर ग्राफ बनाते हो, सबसे पहले अलग अलग वैल्यूज पुट करते हो। यहां पर मैंने बोला x की वैल्यू 1 2 3, x एक्सिस पर पुट कर देते हैं अपन। यहां हो गया -1 -2 -3 -4, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये अगेन -1 -2 -3 -4। पुट करो भाई, x जब 1 है तो y भी 1 है, इसको पुट करो, x 2 है तो y भी 2 है, x -1 है तो y भी -1 है, और x -2 है तो y भी -2 है, x 0 है तो y भी 0 है, सबको मिला दो, और मिला नहीं रे, सबको मिला दो, तो ये बन रही है एक स्ट्रेट लाइन। तो एक बात हमेशा याद रखना आप लोग कि जब भी लीनियर इक्वेशन आएगी आपके पास, लीनियर पॉलिनोमियल आएगा, उसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। अभी हो सकता है x ना होकर x + 2 होता, x -1 होता, ऐसा कुछ होता, तो ये जो ग्राफ है थोड़ा बहुत शिफ्ट हो जाता, ठीक है, लेकिन बनता तो भैया स्ट्रेट लाइन ही, बनता तो स्ट्रेट लाइन ही। हमेशा याद रखना जब भी ग्राफ जो बनेगा एक लीनियर इक्वेशन का, वो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ठीक है। अब मैं यहां पर बोलता हूं कि अगर आपको ग्राफ बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये समझ में आ गया आपको कि एक जो स्ट्रेट लाइन है, एक जो अपना ग्राफ है लीनियर इक्वेशन का, वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर यहां पर मैं बोलता आपको y = x + 3 मान लो, चलो एक मैं बोल देता हूं आपको, एक और स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना लेते हैं।
तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ कैसा बनेगा, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और ये y एक्सिस को कहां पर कट करता हुआ जाएगा, तो जो भी एक कांस्टेंट होता है ना, ये होता है y इंटरसेप्ट, ये y एक्सिस को 3 पर कट करके जाएगा, ये 3 है तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन शिफ्ट हो गई थोड़ी सी, ठीक है, और ये कहां से जा रहा है भाई, y को 3 पर कट करता हुआ। क्लियर है ये बात। अब अगर इसमें x -3 लिखता तो y को -3 पे कट करके जाता, ऐसा ग्राफ बनता, पर बनता तो भाई स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब बोलता हूं y इज इक्वल्स टू x² -2, मान लो ऐसा ग्राफ बनाना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना है मुझे, तो कैसा ग्राफ बनेगा, तो अब यहां पर मैं बोलता हूं y की वैल्यू, जब x की वैल्यू में 0 डालूंगा तो y होगा -2, जब x की वैल्यू 1 डालूंगा y होगा -1, x की वैल्यू डालूंगा -1 तो y होगा -1, ठीक है, ये वैल्यूज आ रही हैं भाई। अब x की वैल्यू में डालता हूं 2 तो y हो जाएगा 0, x की वैल्यू डालूंगा -2 तब भी y हो जाएगा 0, ठीक है, मतलब y जो है वो दो जगह 0 हो रहा है, 2 और -2 पर, ठीक है, और जब x 0 हो रहा है तो y कितना हो रहा है, -2। अब इस ग्राफ को अगर मैं बनाने की कोशिश करता हूं तो ये ग्राफ कैसा दिखता है, 1 2 3 4, ठीक है, x वैल्यू 2 पे, ओ सॉरी x की वैल्यू 2 पर नहीं, ये √2 पर 0 होगा, मेरी गलती, चलो मैं इसको x² -4 बोल देता हूं, सारी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी क्या, x² -4 बोल देता हूं, ठीक है, √2 तो नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं शुरुआत से करता हूं, इसकी वैल्यूज थोड़ा सा अच्छा सा रखता हूं इसको मैं, √2 मेरे को नहीं पुट करना, मेरे को सब कुछ यहां पर दिखना चाहिए, पॉइंट्स ऐसे नंबर ला रहा हूं मैं, ठीक है, तो मैं यहां पर बोलता हूं x की वैल्यू में रखता हूं 0 तो y हो जाता है -4, x की वैल्यू रखता हूं मैं 1 तो y हो जाता है -3, x की वैल्यू रखता हूं -1 तो भी y हो जाता है -3। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको वैल्यू रखकर वैल्यूज निकालने में, x की वैल्यू अगर 1 रख रहा हूं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 -4 हो जाता है -3, x की वैल्यू -1 रख रहा हूं तो -1 का स्क्वायर भी पॉजिटिव 1 होता है, 1 -4 अगेन हो जाता है -3, ठीक है। अब x की वैल्यू में 2 रखता हूं तो y हो जाता है 0, x की वैल्यू में रखता हूं -2 तब भी y हो जाता है 0। पॉइंट्स बनाते हैं भाई, चलो अब यहां पर बोला जब x 0 तो y -4 है, x 0 है y -4 है, मतलब यहां, ठीक है। अब जब x 1 है तो y -3 है, x 1 है तो y -3 है, मतलब एक पॉइंट ये रहा आपका, x -1 है तब भी y -3 है, एक पॉइंट ये रहा आपका। जब x 2 है तो y 0 है, x -2 है तब भी y 0 है, एक पॉइंट ये रहा आपका। अब ये कैसा मिलता हुआ दिख रहा है यार, ये कुछ ऐसा मिलता हुआ दिख रहा है और ये आगे चलता जाएगा, तो ये कौन सा शेप बन रहा है, तो हमेशा याद रखना जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उनका शेप जो होता है वो कहलाता है पैराबोला। कौन सा बोला, पैराबोला, ठीक है। और जब यहां पर x² जो है, मतलब अब क्वाड्रेटिक है तो हाईएस्ट पावर जो है वो x² है, ठीक है, मतलब पावर 2 है, तो जब ये पॉजिटिव होगा तो ये ऊपर मुंह करता हुआ पैराबोला बनेगा, और अगर ये -x² होता, कुछ ऐसा होता, तो ये नीचे मुंह करता हुआ पैराबोला बनता है, नीचे मुंह करता हुआ पैराबोला बनता है, ठीक है। याद रखना जब भी x² का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव होगा तो उल्टा कटोरा बनेगा, पैराबोला ही बनेगा लेकिन उल्टा कटोरा, और जब भी x² का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होगा तो कटोरा बनेगा नॉर्मल, ठीक है। अब देखो यहां पर क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये कितनी जगह पर x एक्सिस को कट कर रही है, तो साफ साफ आपको दिख रहा है ये दो जगह पर x एक्सिस को कट कर रही है।
ये जो दो नंबर्स हैं आप देखोगे, जब x की वैल्यू हम 2 और -2 रख रहे हैं तो ये पूरा y जो है ये 0 बन जा रहा है। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल में हमने यही डिस्कस किया था, x की वो वैल्यू जिससे हमारी पूरी इक्वेशन जो है वो 0 के इक्वल आ जाए। तो वही तो है यहां पर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, y 0 हो गया जब x की वैल्यू आपने क्या रखी, 2 रखी और -2 रखी। तो याद रखना जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x को दो जगह कट करेगी और यही जो होते हैं वो कहलाते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल या फिर रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। जो जीरोस होते हैं वही क्या कहलाते हैं, रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल या फिर इसी को बोलते हैं जीरोस। इसका मुंह बना देता हूं मैं थोड़ी सी, अरे मुंह तो सही रख, हाँ दाढ़ी बना लो, ठीक है ठीक है। रूट्स और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, तो रूट्स और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं भाई वो x की वैल्यूज जहां पर हमारा इक्वेशन जो है वो x एक्सिस को कट कर रहा है या फिर जहां पर पूरी इक्वेशन 0 हो जा रही है। जहां पर x एक्सिस को कट करेगा y की वैल्यू वहीं पर 0 होती है, x एक्सिस पर y 0 होता है, ठीक है। तो याद रखना जब लीनियर इक्वेशन थी, लीनियर इक्वेशन कैसे बन रही थी, कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, तो x एक्सिस को कितनी जगह कट कर रही थी, एक जगह पर, वहां पर पावर 1 थी, एक 0 होता है, ठीक है। जैसे आप देखोगे यहां पर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 आपने लिखा, x प्लस 2 0 कब होगा, जब x की वैल्यू आएगी -2। तो यहां पर x की एक ही वैल्यू ऐसी है जहां पर हमारा जो इक्वेशन है वो क्या हो रहा है, 0 के इक्वेट हो रहा है। याद रखना लीनियर इक्वेशन में जीरो हमेशा 1 होते हैं, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जीरोस होते हैं। क्यूबिक इक्वेशन की बात करूंगा मैं, तो क्यूबिक इक्वेशन में कितने जीरोस होंगे, तो आप बोलोगे क्यूबिक इक्वेशन में 3 जीरोस होंगे। वो 3 जगह पर x एक्सिस को कट करेगी, ठीक है। ये इक्वेशन कैसी हो गई, क्यूबिक। पर एक और मिसकंसेप्शन होता है कि जब भी मैं क्यूबिक इक्वेशन बोलूंगा क्या हर बार 3 जीरोस होंगे, जब भी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूंगा क्या हर बार 2 जीरोस होंगे, नहीं। एट मोस्ट उनके पास 2 जीरोस हो सकते हैं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो, और एट मोस्ट 3 जीरोस हो सकते हैं जब क्यूबिक इक्वेशन है तो। याद रखना एट मोस्ट उनके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हैं ये, उससे कम भी हो सकते हैं। अगर मैं बोलता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप बोलोगे हाँ है, तो ये जो है ये कब 0 होगा, y की किस वैल्यू पर ये 0 होगा, सॉरी x की किस वैल्यू पर y 0 होगा, तो x की सिर्फ एक ही वैल्यू है 0 जब y 0 होगा। ये x एक्सिस को बस टच करेगा सिर्फ एक ही पॉइंट पर, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूं इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये जीवन में कभी 0 नहीं हो पाएगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव होगा नहीं और ये तो वैसे भी +2 है। तो भाई यहां पर जीरोस आपको क्या मिलेंगे, x की वैल्यू 0 रख दो, माइनस रख दो, किसी में भी रख दो, y की वैल्यू 0 नहीं हो पाएगी। तो यहां पर एक भी 0 नहीं मिलेगा, 0 जीरोस। इसलिए मैंने बोला जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने बात करी तब एट मोस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं वो होते हैं 2। क्यूबिक इक्वेशन की जब मैंने बात करी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं 3। इस ग्राफ को दिखाकर अगर आपसे पूछे कि इसके कितने जीरोस होंगे तो आप बोलोगे 3 जीरोस। तो इसको ये कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती, लीनियर नहीं हो सकती, कौन सी हो सकती, क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि 3 जीरोस हैं, ठीक है। चलो अब भाई को समझ में आ गया, इसलिए वो खुश हो गया है, ग्राफ्स ऑफ द पॉलिनोमियल देखे भाई खुश हो गया। इससे पहले कैसा था, क्वेश्चन मार्क, अब क्या हुआ, खुश हो गया। दोस्त को मेरे समझ में आ गया कि ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। अब हमारे साथ रहेंगे सब समझ में आ गई, अरे गायब ही हो गया, चलो ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, अपन डिराइव भी करेंगे और सब कुछ समझेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बोलता हूं जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये आप लोग लिख लो। जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आप यहां पर देखोगे कि जब भी मैं बोलता हूं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री जो होती है वो 2 होती है, तो उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स एंड एक्स इज अ वेरिएबल।
तो ax स्क्वायर bx प्लस c जो है ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। जब भी बोलेगा आपसे कि एक जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, आप लिखोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अगर मैं पूछूं यहां पर कोफिशिएंट्स क्या है, अगर मैं बोलूं x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या, तो जो उसके बाजू में लिखा हुआ होता है ये है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, वो a है, b है कोफिशिएंट ऑफ x और c क्या है, तो वो है कांस्टेंट टर्म। एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको तो आप बोल सकते हो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। यहां पर अगर मैं बोलूं a क्या है तो आप बोलोगे 2, b क्या है तो आप बोलोगे 5, c क्या है तो आप बोलोगे 3। हमेशा x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है वो 2 है यहां पर, x का कोफिशिएंट b होता है वो 5 है यहां पर, बचा हुआ टर्म c होता है वो 3 है यहां पर। क्लियर है बात? तो ये हो गया आपका जनरल फॉर्म। अब रिलेशनशिप जो होती है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, जीरोस क्या होते हैं, तो मैं बोला लेट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। अब वो जीरोस कोई से भी हो सकते हैं, मतलब हो सकता है अल्फा अगर मैं इधर पे पुट करूं x की जगह तो ये इक्वेशन जीरो हो जाए, और हो सकता है बीटा मैं पुट करूं तो भी ये जीरो हो जाए। मतलब दो इक्वेशन, इस इक्वेशन के 2 रूट्स या जीरोस हो सकते हैं, तो आप बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। आपने बोला इस इक्वेशन के, ये जो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके 2 जीरोस हैं और वो है एक जीरो है अल्फा और एक जीरो है बीटा, एक जीरो है अल्फा और एक जीरो है बीटा। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलता हूं आप क्या लिख सकते हो, तो आप बोलोगे सम ऑफ रूट्स, दोनों रूट्स या जीरो सेम होते हैं, जीरोस बोलो या रूट्स बोलो एक ही बात है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा, 2 रूट्स हैं भाई इसके, दोनों को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, अल्फा प्लस बीटा, और जो सम ऑफ रूट्स है वो होता है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। यानी कि अगर आपके पास रूट्स नहीं भी हैं तो भी आप सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो, क्योंकि आपको एक बार पता चल जाएगा कि x का कोफिशिएंट क्या है, वो हो गया b, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है वो है a, माइनस बी अपॉन ए कर दोगे तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा। अभी समझते हुए चलो एग्जांपल लेकर और समझाऊंगा और फिर डिराइव तो करेंगे, टेंशन नहीं लेना, सब कुछ क्लियर होगा इसका, एक एक चीज। ठीक है, तो आपने क्या बोला, लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा, सम ऑफ रूट्स हो गया अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम क्या बोलते हैं माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। और नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है अल्फा इंटू बीटा और ये होता है सी अपॉन ए के इक्वल, वेयर सी इज द कांस्टेंट टर्म, सी अपॉन ए के इक्वल। ये होता भाई आपका रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब भाई जिसको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है वो आगे और इसको सारी चीजों को देख सकता है, वरना थोड़ा सा 5-10 मिनट स्किप करके क्वेश्चन भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, बट मेरे को पता है कि आप बेसिक्स समझना चाहोगे, क्योंकि मैंने हमेशा से ये बात बोली है कि अगर बेसिक्स आपके क्लियर हैं तो आप क्वेश्चन बनाने वाले के दिमाग में घुस सकते हो कि भाई उसने क्वेश्चन सोचा कैसे होगा, और अगर आपने ये सोच लिया कि समझ लिया कि क्वेश्चन कैसे सोचा है तो आप आराम से सॉल्यूशन उसका कर लोगे। बेसिक्स क्लियर होने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो देखो, मैंने बोला सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो सबसे पहले देखते हैं रूट्स कैसे निकलते हैं, सम कैसे करेंगे, प्रोडक्ट कैसे करेंगे, और उनका कोफिशिएंट के साथ वैसा रिलेशन कैसे आएगा। मैंने बोला आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसका रूट निकालना है। क्लास 7th या 8th से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हुए आए हैं और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का जो मेथड है वो बचपन से हम जानते हैं, बचपन मतलब वही क्लास 7th और 8th की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर लेकर आना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, मतलब 2 ऐसे नंबर्स लेकर आने जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -5 आए। तो मैं यहां पर बोलता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल 0, -2 माइनस 3 जो है वो -5 हो जाएगा, ऐड होकर, और -2 इंटू -3 करोगे तो +6 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। इन दोनों में से x कॉमन निकालता हूं तो अंदर बचेगा x माइनस 2, यहां से -3 कॉमन निकालता हूं, अंदर बचेगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0।
दोनों जगह से x माइनस 2 कॉमन निकालता हूं, अंदर बचेगा x माइनस 3। एक बार x माइनस 2 को 0 से इक्वेट करो तो x की वैल्यू 2, एक बार x माइनस 3 को 0 से इक्वेट करो, x की वैल्यू 3। तो ये जो 2 और 3 आए हैं यही है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जब भी इनको रखोगे यहां पर x की वैल्यू 2 रख दो, ये 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 3 रख दो, पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यही है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, या इन्हीं को हम बोलते हैं रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो आपने बोला अल्फा 2 है, बीटा 3 है, अल्फा 2 आ गया, बीटा 3 आ गया। सम ऑफ रूट्स क्या होगा? वो जाएगा अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2 प्लस 3 यानी कि 5। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? वो होगा अल्फा इंटू बीटा यानी कि 2 इंटू 3, वो होना चाहिए 6। तो यहां पर आपको ये समझ में आ गया कि हम जब रूट्स निकाल सकते हैं तो रूट्स के बाद तो हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल ही सकते हैं, बट क्या बिना रूट्स को निकाले हम सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स समझ सकते हैं कि क्या होगा? बिल्कुल, हमने फॉर्मूला देखा है इससे पहले। तो मैं बोलता हूं सम ऑफ रूट्स क्या होता है, तो सम होता है माइनस बी अपॉन ए, इससे पहले हमने फॉर्मूला देखा है माइनस बी अपॉन ए। तो यहां पर सबसे पहले देखो यार, ए बी और सी कितने हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ए होता है। यहां पर एक्स स्क्वायर के बाजू में कितना लिखा हुआ है? कुछ नहीं है, मतलब दिख नहीं रहा है, तो 1 है ना। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया, ए को 1 बोल दो। एक्स का कोफिशिएंट कितना है? -5। यहां पर एक्स का बी था, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई? -5। साइन के साथ लेना हमेशा, एक्स के बाजू में बी होता है, एक्स स्क्वायर के बाजू में ए होता है। ठीक है, और सी बचा हुआ कांस्टेंट कितना है? वो 6 है। तो देखो भाई, सम होना चाहिए माइनस बी अपॉन ए, तो देखो माइनस ऑफ, ये पहले तो एक फॉर्मूले का माइनस आ गया और बी खुद भी माइनस में है, तो माइनस ऑफ -5 अपॉन ए कितना है? 1, तो आना चाहिए 5। सम 5 आ रहा था क्या? सम 5 आ रहा था, क्या बात है, फॉर्मूला तो सही है। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट होगा सी अपॉन ए, सी कितना है? 6 है, ए कितना है? 1 है, तो आंसर आ गया 6। 6 आ रहा था क्या? बिल्कुल आ रहा था। यानी फॉर्मूला सही तो है, बट आया कैसे? ये समझ में आया आपको कि फॉर्मूले का यूज कैसे होगा, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, और रूट्स कैसे निकालेंगे वो भी समझ में आ गया। अब बात आती है कि फॉर्मूला आया कैसे। तो हमको एक चीज पता है, देखो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 था, इसको मैं बोलता हूं कि इसके जो रूट्स आए थे, रूट्स थे कितने? इसके जो फैक्टर्स आए थे, फैक्टर्स मैं बोलता हूं, रूट्स थे 2 और 3। फैक्टर्स क्या थे, मतलब किन दोनों उसमें मैं इसको तोड़ के लिख सकता था। तो मैंने इसको एक्चुअली लिखा हुआ था x माइनस 2, अल्टीमेटली लास्ट में मेरे पास x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बचा था, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बचा था ना, तभी तो मैंने x माइनस 2 को 0 से इक्वेट किया था, तो 2 आया था, x माइनस 3 को 0 से इक्वेट कर रहा था तो 3 आया था। मतलब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं वापस से, तो देखो क्या मिलेगा, x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, -2 इंटू एक्स हो जाएगा -2x, x इंटू -3 हो जाएगा -3x, -2 इंटू -3 हो जाएगा +6, यानी वापस से मुझे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मिल जाएगा। और ऑब्वियस ये बात है, इसी को स्प्लिट करके मैं यहां पर पहुंचा था। तो अगर रूट्स मेरे पास हैं 2 और 3, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं x माइनस 2 और x माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, रूट्स कितने हैं? अल्फा एंड बीटा, तो मैं क्या बोलता, मैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी मेरे पास। ठीक है, कौन सी? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पर मेरे को एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मिल रही थी, a वहां पर 1 था। ठीक है, तो रूट्स मेरे यही आ रहे हैं, अल्फा और बीटा। तो मैं कभी भी क्या कर सकता हूं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये दोनों फैक्टर्स बनाकर, अल्फा कैसे आया होगा, तो अल्फा आया होगा जब x होगा अल्फा के इक्वल, तो इसका फैक्टर क्या बनेगा, अल्फा को इधर ले आओ, x माइनस अल्फा फैक्टर बनेगा। बीटा कैसे आया होगा, जब x की वैल्यू आई होगी बीटा की इक्वल, बीटा को इधर ले आओ तो x माइनस बीटा हो जाएगा। ये दो मेरे पास रूट्स, दो मेरे पास फैक्टर्स आ जाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वापस से मिल जाएगी, मिल भी रही है, देख लो। तो अब मैं यहां पर क्या बोलता हूं, एक चीज और समझ लो, एक चीज और समझ लो इससे पहले।
कि अगर ये इक्वेशन ये नहीं होकर कुछ ऐसी होती, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशन अलग अलग है, बट इसका भी रूट निकालने जाओगे आप तो सेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2 कॉमन निकाल लोगे आप पहले ही, और अंदर लिख दोगे x माइनस 2 x माइनस 3। 2 कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, उसको फैक्टराइज करोगे तो यही आएगा। मतलब कि हो सकता है कि इसमें से कुछ चीज कॉमन निकल के आ रही हो, मतलब इनको भी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, रूट्स मेरे को अल्फा और बीटा ही मिलेंगे। यहां पर भी रूट जो मिलेगा 2 जब कॉमन निकालूंगा तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आएगा, जिसके रूट्स 2 और 3 ही होंगे। ठीक है, लेकिन हो सकता है कुछ चीज कॉमन निकलकर उधर पहुंचकर 0 हो चुकी हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं बताता हूं आपको। देखो, अब मैं लिखता हूं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसके रूट्स हैं विथ रूट्स अल्फा एंड बीटा। इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? तो फैक्टर्स हो जाएंगे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, मतलब फैक्टर्स हो जाएंगे x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। यानी मैं लिख सकता हूं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। दोनों फैक्टर्स को जब भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वापस से आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला, हो सकता है कि कोई ऐसा नंबर रहा होगा जो कॉमन निकलकर भाई उधर 0 हो चुका होगा, तो उसके लिए भी मेरे को थोड़ी सी गुंजाइश तो बचाकर चलनी पड़ेगी ना। तो मैं क्या बोलता हूं, यहां पर एक कांस्टेंट ले लेता हूं k, जो कि भैया बेचारा कॉमन निकलकर 0 हो गया होगा, इसलिए वो फैक्टर्स में नहीं आ पाया, बट वो यहां पर है। जैसे वो 10x स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12 जो था, वहां पर वो कांस्टेंट जो 2 है वो था ना, बट आंसर तो हमारा 2 और 3 आया था, जो कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का भी आता है। ठीक है, तो वो कुछ चीज कॉमन निकल कर वहां पर 0 हो जाती है कई बार। यहां पर मैंने बोला कि भाई वो जो कांस्टेंट है वो k है, एक गुंजाइश में छोड़ देता हूं। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको मल्टीप्लाई करता हूं अंदर। तो मैंने बोला ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस बीटा सॉरी माइनस अल्फा इंटू एक्स हो जाएगा माइनस अल्फा एक्स, x इंटू माइनस बीटा हो जाएगा माइनस बीटा एक्स, माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा। k को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, चलो k को पहले मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर। अब इसे क्या करता हूं, माइनस कॉमन निकाल लेता हूं और x कॉमन निकाल लेता हूं। माइनस अल्फा माइनस बीटा है ना, माइनस कॉमन निकाल लिया तो अंदर अल्फा प्लस बीटा हो गया, और x भी कॉमन निकाल लिया, प्लस अल्फा बीटा। k को अंदर भेज देता हूं, ये हो जाता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। अब मैं क्या करता हूं, सारे कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर देता हूं, बोलता हूं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। सारे कोफिशिएंट्स को इक्वेट करता हूं। एक्स स्क्वायर के बाजू में यहां पे क्या लिखा हुआ है a, यहां पर एक्स स्क्वायर के बाजू में क्या लिखा हुआ है k, तो k जो है वो a के इक्वल आ गया, a जो है वो k के इक्वल आ गया, ये हो गई इक्वेशन 1। अब मैंने यहां पर बोला x के बाजू में b है, यहां पर x के बाजू में क्या क्या है वो लिख दो, x के बाजू में b है, यहां पर x के बाजू में है माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा, बट k जो है वो किसके इक्वल है, तो k जो है वो a के इक्वल है, तो यहां पर आप k की जगह क्या रख देते हो, a रख देते हो, तो ये जाता है b इज इक्वल टू माइनस a इंटू अल्फा प्लस बीटा, या फिर माइनस a को उधर लेकर चले जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। और सम ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी आ रही थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो फॉर्मूला अपन ने देखा तो यही तो थी, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका सम ऑफ रूट्स वेरीफाई। इसके बाद आप क्या करते हो, कांस्टेंट वाले को इक्वेट करते हो, एक्स का कोफिशिएंट तो हो चुका है, बचा सी और यहां पर एक के अल्फा बीटा, तो आप बोलते हो सी इज इक्वल्स टू, इसको इक्वेशन सेकंड बोल दो, के अल्फा बीटा।
k कितना है, a के इक्वल है ना, पहले इक्वेशन पे ही देख चुके हो आप, तो ये कितना हो जाएगा, k जब नीचे जाएगा तो c बाय a है अल्फा इंटू बीटा। यही तो थी अपनी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो भाई जो चीज आपको फॉर्मूले में मैंने बताई वो अब मैंने वेरीफाई भी कर दिया, आपके सामने प्रूव भी कर दिया। तो क्लियर है बात, क्या कैसे किया है, हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि कोई चीज आपसे छूटेगी, कभी नहीं छूटेगी। पूरा वीडियो देखो, अगर उसके बाद लगता है कि कोई चीज समझ में नहीं आई या फिर कुछ और भी समझना है आपको, कमेंट सेक्शन पर हमेशा वेलकम है आपका, आप कभी भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर है, आगे चलते हैं। तो अब क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। तो जो हमने x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के साथ एज एन एग्जांपल किया था, वही अब हमें क्वेश्चन में भी मिल चुका है कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 आपको दिया हुआ है। और इसमें हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले तो जीरोस निकालना है, उसके बाद वेरीफाई करना है रिलेशनशिप्स को, मतलब कि माइनस बी अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा के इक्वल आ रहा है कि नहीं, और सी अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो आपने बोला सबसे पहले इसको जीरो के इक्वेट लिखता हूं, इक्वेट करता हूं। अब भाई दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आए, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हो जाएगा 3 and 4। 3 4 जा 12 एंड 3 प्लस 4 7। तो आप लिखते हो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन निकालो, अंदर बचेगा x प्लस 3, यहां से 7 4x होगा ना, यहां से 4 कॉमन निकालो, अंदर बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। x प्लस 3 कॉमन निकालो, अंदर बचेगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। कौन कौन से दो रूट्स आ रहे हैं, तो x प्लस 3 को 0 से इक्वेट करो, x की वैल्यू -3, x प्लस 4 को 0 से इक्वेट करो, x की वैल्यू -4। तो आपके पास रूट्स आ गए भैया, कौन कौन से, -3 और -4। अब देखो यहां पर a कितना है, तो भाई x स्क्वायर के बाजू में कितना है, x स्क्वायर के बाजू में 1, तो a इज 1। b कितना है, तो x के बाजू में 7, तो b 7। और c कितना है, तो भाई c कांस्टेंट टर्म है और वो है 12। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर आपको, तो अब आप क्या बोलोगे, भाई a b और c तीनों की वैल्यू आपके पास आ चुकी। तो आपने क्या बोला कि भाई यहां पर सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, तो सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा और बीटा कितने थे यहां पर, अल्फा और बीटा थे भाई -3 और -4, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आना चाहिए था, -7, दोनों को ऐड कर दो, और अल्फा इंटू बीटा कितना आना चाहिए था, 12, -3 इंटू -4। तो यहां देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल, ठीक है। तो माइनस बी कितना हो गया, बी का नेगेटिव, तो -7 अपॉन ए कितना है 1, यानी कि -7। क्या अल्फा प्लस बीटा -7 आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था, यानी ये वेरीफाइड हो गया, सही है ये। अब यहां पर इक्वेशन 1 बोल देना, यहां पर इक्वेशन 2 बोल देना, तो आप बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से, इसको इक्वेशन 3 बोल देना, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 वी कैन से दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b बाय a, वेरीफाइड। अब आप बोलोगे अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब कि कितना होना चाहिए, c अपॉन ए, सी कितना है 12 अपॉन 1 यानी कि 12, और 12 आ रहा था क्या, बिल्कुल आ रहा था। यानी आपने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b अपॉन ए के इक्वल होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c अपॉन ए के इक्वल होता है। बात क्लियर है आपको, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या किया आपने, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 दिया हुआ था और बोला गया था कि भाई क्या करना है, इसके आपको रूट्स निकालने हैं, देन वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड जीरोस। रूट्स एंड जीरोस के बीच में रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए की होती है, ये c अपॉन ए, ठीक है। और रूट्स आपने निकाला कैसे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा करके भी देख लिया और वो आ रहे थे इक्वल, तो आपने बोला हाँ भैया वेरीफाई कर दिया है, और कुछ चाहिए तो और बता दो। भाई साहब को फिर से दिक्कत आ गई,
ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या? देखते हैं ऐसा कोई भारी क्वेश्चन है क्या? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x equals to 6x square minus 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन भाई को दिक्कत क्यों आ रही है? क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस में कई बार दिक्कत क्यों हो जाती है लोगों को, क्योंकि यहाँ पर मिडिल टर्म ही नहीं मिलता स्प्लिट करने के लिए। तो लोग ये सोचते रखते हैं कि इसका जीरो कैसे निकालें यार। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, इसमें सोचने की भी जरूरत नहीं है। यहां पर आप बोलोगे 6x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन बना दी हमने इसको। अब क्या करना है, इसके जीरोस निकालने हैं, उसके बाद इसको हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। पहले एक काम करते हैं, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लेते हैं। तो जनरल टर्म ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कहां से होगा, जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो वो ये होता है भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहां पर देखते हैं a कितना है, तो आप बोलोगे a है 6, b कितना है, तो यहां पर x का कोई टर्म ही नहीं है। x का कोई टर्म नहीं मतलब x का कोफिशिएंट कितना होगा, 0। तो x का कोफिशिएंट 0 और c कितना है, तो वो है -3। अब मैं अगर आपसे यहां पे बोलूं कि अगर इसके कोई रूट्स होते अल्फा और बीटा, तो उनका सम कितना होना चाहिए, तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा आना चाहिए -b अपॉन a के बराबर, जहां पर b है 0 और a है 6, तो 0/6 is 0। तो यहां पर रूट्स का जो सम आएगा वो 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और होना चाहिए अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के इक्वल, सी अपॉन ए के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो सी अपॉन ए मतलब सी कितना है, -3 अपॉन 6 यानी कि -1/2। अब हम क्या करते हैं, अब हमने देख लिया कि सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए 0 और प्रोडक्ट आना चाहिए -1/2 के इक्वल। तो हम अब इसके रूट्स को निकाल लेते हैं एक्चुअली। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी यहां पर। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई मिडिल टर्म है ही नहीं, मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो मिडिल टर्म नहीं है तो हम कैसे निकालें भाई इसको, आप कैसे निकाल सकते हैं, तो 6x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स 0, तो आप बोलोगे 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 3, या फिर आप बोलोगे x स्क्वायर इक्वल्स टू 3/6। अब क्या करोगे, तो आप इसको कट करोगे सबसे पहले तो 1/2, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, तो आप बोलोगे x स्क्वायर अगर 1/2 है तो x हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2, प्लस 1/√2 भी हो जाएगा, -1/√2 भी, दोनों साइड आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ जाएगा, ठीक है। प्लस 1/√2 का स्क्वायर भी 1/2 होगा, -1/√2 का स्क्वायर भी 1/2 होगा। तो x यानी कि दोनों रूट्स की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू आ रही है अगर 1/2, तो बीटा की वैल्यू आ रही है -1/√2, अल्फा की वैल्यू 1/√2 आ रही है अगर, तो बात यहां पर समझ में आई कि एक अगर रूट आपका 1/√2 है तो दूसरा रूट हो रहा है -1/√2। अब हमें इनका सम देखना है, अल्फा प्लस बीटा, तो वो आना चाहिए -1/√2, या फिर आप पहले वाले अल्फा को 1/√2 बोल रहे हो, तो 1/√2 प्लस -1/√2, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 -1/√2 यानी कि 0। सम कितना आना चाहिए था, 0, आ कितना रहा है 0, वेरीफाई कर दिया। अब मैं बोलता हूं अल्फा इंटू बीटा कितना होना चाहिए, तो आप बोलोगे 1/√2 इंटू -1/√2, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, आंसर आएगा -1/2। तो दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है अपना -1/2, और आना कितना चाहिए था भाई, -1/2 ही आना चाहिए था। क्लियर है बात, मतलब आपने वेरीफाई कर दिया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स। आसान क्वेश्चन है, समझ में आया बेटे ओ, हाँ ठीक है, देखते हैं इसको समझ में आया कि नहीं आया। ओह समझ में आ गया भाई, तुरंत रिएक्ट करता है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो आप लोग को भी आ गया होगा ना, आया कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बता देना, इसको तो आ गया है अपने परेशान आत्मा जी को। आगे चलते हैं, अब क्या बोल रहा है, नया टाइप क्वेश्चन है, यहां पर बोल रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। यहां बोल रहा है कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो, यहां पर हमें सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। आपको पता है अगर सम ऑफ जीरोस की बात करूं तो वो होता है अल्फा प्लस बीटा, ये होता है सम ऑफ जीरोस, और अल्फा इंटू बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, और जब हम डिराइव कर रहे थे इनके रिलेशनशिप, अगर आपको याद हो तो हमने जब डिराइव किया था कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होता था वो किसके इक्वल आता था, वहां पे k इंटू k सम कांस्टेंट, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा,
याद है वो? मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो? अगर आपके पास रूट्स हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एनी पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रूट से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आप लिख सकते हो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहां पर k कोई एक कांस्टेंट होगा और हमेशा याद रखना जो आंसर होगा आपका उसमें भी k को k ही रहने देना। और अगर k नहीं लिखते हो ना तो भी कोई गलत नहीं करेगा, इसको तो भी कोई गलत नहीं करेगा, इतनी बड़ी भारी बात नहीं है ये, ठीक है। तो आप क्या बोलते हैं उसको, मैं कैसे लिख सकता हूं? किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं? यहां पर सम कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो सम दिया हुआ है 1/4 और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? तो प्रोडक्ट दिया हुआ है -1। सम दिया हुआ है 1/4 और प्रोडक्ट दिया हुआ है -1, यानी कि आपको क्या करना है? तो आपको यहां पर लिखना है भाई इसको इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना है? 1/4, तो -1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि -1। भाई 4 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को ताकि यहां वाला 4 कैंसिल आउट हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर -1x या -x लिख दो, -1 इक्वल्स टू 0। यहां पर भी इक्वल्स 0 लगा देना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है हमें, ठीक है। तो 4x स्क्वायर -x -1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप नहीं बोलते इसको, तो आप इसको कैसा लिख सकते थे? अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना था नॉर्मली, 0 नहीं लगाना है, तो आप क्या बोलोगे? आप इससे 1/4 कॉमन ले लोगे बाहर, तो इसको आप लिख सकते हो 1/4 इंटू 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या किया आपने? ये जो 1/4 है ये हटाना था हमको, तो हमको 1/4 हटाना होगा, तो 1/4 यहां से कॉमन लेना होगा। यहां पर तो डिनोमिनेटर में 4 नहीं है, डिनोमिनेटर में 4 चाहिए, तो हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। तो ये 4x स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, ये -4 अपॉन 4 हो जाएगा, सबसे 1/4 ले लो बाहर, तो बचेगा आपके पास 1/4 इंटू 4x स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 4। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो करना क्या है? स्टेप से लिख लो आप लोग बहुत आसानी से। जब भी आपको सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिए हुए होंगे, तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा आपको, आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स, जो भी सम ऑफ रूट्स है यहां पे पुट कर दो, 1/4 था, 1/4 लिख दिया, माइनस का साइन लगेगा इसके पहले, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्लियर है? आपको अगर याद होगा तो इसी फॉर्म में हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा था जब हमने डिराइव किया था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। याद नहीं है तो थोड़ा सा रिवाइंड कर लो वीडियो को और देख लो, इसी वीडियो में सब कुछ, ठीक है। एक ही शॉट में पूरा चैप्टर क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट्स हैं यहां पर, टेंशन मत लेना। तो ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है? तो नेक्स्ट है भाई 0 और √5, मतलब सम दिया हुआ है 0, तो लिख लो उसको, सम दिया हुआ है 0 और प्रोडक्ट दिया हुआ है √5। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? तो वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स, सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है? 0 इंटू एक्स प्लस √5। तो आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस √5। यही है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? बड़ी आसान होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, अगर मिल जाए तो एग्जाम में पूरे नंबर देखे जाते हैं। कभी ये चीजें आपन से छूटनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। ये फिर आ गया क्वेश्चन, क्या देखते हैं? इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अरे भाई इतना साधारण सा आंसर नहीं आ रहा? इतना छोटी बच्ची हो क्या? आपसे बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं बन रहा भाई से। ये क्वेश्चन आपसे बनेगा कि नहीं? कमेंट सेक्शन में बताएं, जरूर वीडियो को पॉज कर दें, ठीक है। पॉज करके ट्राई किया करो एक बार,
जो भी क्वेश्चन मैं करवाता हूं एक बार आप लोग पॉज करके पहले ट्राई किया करो, नहीं बनता तो फिर देखोगे ही आगे, बन जाएगा तो भी आगे देखोगे आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, तो देखना तो है ही आगे, और मैं सॉल्व तो करवाऊंगा ही, बट क्यों ना हम पहले ही खुद एक बार ट्राई कर लें। ठीक है, और अगर ट्राई कर रहे हो आंसर आ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताते जाया करो भाई इसका, इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। यहां पर बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है, यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है आपका 4, और पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, तो प्रोडक्ट होता है भाई c अपॉन a के इक्वल। यहां पर अब देखो a b और c कितने हैं, तो एक तो अपना a ही है, a तो a ही है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, a ही है, और उसी की वैल्यू निकालनी है भाई, a की वैल्यू निकालनी है आपको। तो जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो x स्क्वायर के बाजू में क्या लिखा हुआ है, a, तो हमारा जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमारा जो जनरल टर्म होता है उसमें x स्क्वायर के बगल में a है, यहां पर x स्क्वायर के बगल में भी a है, तो a ही है हमारा। अब ये वाला जो b है इसकी वैल्यू क्या है, तो यहां पर x के बगल में क्या है, -6, तो b की वैल्यू -6। हमेशा याद रखना, साइन मिस मत करना यार, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पूरा क्वेश्चन बनता होता है बट साइन गलत कर देते हैं, आंसर गलत ले आते हैं। ठीक है, तो b हो गया आपका -6, और c कितना है यहां पर, तो कांस्टेंट वाला टर्म भी -6 है, तो c को भी -6 लिख दो। अब हमें पता है भाई कि प्रोडक्ट होता है c बाय a यानी कि -6 अपॉन a होना चाहिए इसका प्रोडक्ट, बट इसका प्रोडक्ट आ रहा है 4 के इक्वल, बोला गया ना यहां पर, तो आप लिखोगे -6 बाय a जो है वो 4 के इक्वल हो गया। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a को यहां ले आओ, 4 को यहां ले आओ, तो -6 बाय 4 हो जाएगा a, या फिर आप बोलोगे a इज इक्वल टू -3/2। यह आ गया आपका आंसर। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। तो क्या बोला यहां पर बोला था भाई कि ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 जो है उसके जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ रहे हैं वो 4 आ रहे हैं, तो हमें भाई a की वैल्यू निकाल कर बताओ। तो a जो था वो एक वेरिएबल के फॉर्म में यहां पर आ गया था आपके ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 में। a की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या बोला कि प्रोडक्ट होता है c अपॉन a, c की वैल्यू है -6, a की वैल्यू a ही है यहां पर, उसकी वैल्यू निकालनी है हमें, और प्रोडक्ट दिया हुआ है 4, तो c अपॉन a में -6 अपॉन a आपने पुट किया, 4 से इक्वेट किया, आंसर आया आपका -3/2। क्लियर है भाई, समझ में आया, आपको आया समझ, तो आप लोगों को भी आया ना, जैसे इसको समझ में आ रहा है आपको भी आता जा रहा है, आप बता देना जरूर मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f of x equals to x square minus 5x plus k such that alpha minus beta equals to 1, find the value of k। ओके, तो यहां पर बोल रहा है कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k जो है वो एक हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दी हुई है 1। ठीक है, हम यहां से देखते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो रही है। अल्फा और बीटा अगर मैं निकाल लूं यहां से तो मैं k की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिकॉज मुझे यह पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो उसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में। ठीक है, तो अब यहां पर अगर मुझे अल्फा और बीटा दोनों मिल जाएं तो मैं इस इक्वेशन में अल्फा बीटा को पुट करके इस k की वैल्यू, ये जो k है ये अल्फा इंटू बीटा के इक्वल होगा, है ना, तो उसकी वैल्यू में निकाल सकता हूं। अब दिक्कत यहां पर ये है कि भाई ये जो हमारी इक्वेशन है इसको मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर नहीं सकता, क्योंकि इसमें एक वैल्यू जो कांस्टेंट वाली वैल्यू हमें दी ही नहीं हुई है, k दिया हुआ है, उसी की वैल्यू हमें निकालनी है। बट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है अगर मुझे, तो ये वैल्यू तो मुझे पहले ही पता होना चाहिए, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तो मैं यहां पर इसके रूट्स नहीं निकाल सकता। तो कैसे निकालूंगा रूट्स, तो यहां पर अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी निकाल लूं तो मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा होता है c अपॉन a, c अपॉन a। तो अब c अपॉन a, तो यहां पर देखो भाई, इसको जब आप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा भाई एक्स स्क्वायर जो है उसके बगल में यहां पे 1 लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू आ गई 1, x के बगल में यहां पे -5 है तो b की वैल्यू आ गई -5, और c की वैल्यू तो है भाई k,
उसी को अपन को फाइंड करना है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए कौन लिख सकता है, मतलब मैंने लिख दिया, गलती हो गई मेरे से, ये होता माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी कितना आ रहा है -5, तो यहां पर लिख दो आप -5 अपॉन ए कितना है यहां पर 1, तो ये हो गया 5। तो अल्फा प्लस बीटा 5 आ रहा है, अल्फा माइनस बीटा 1 आ रहा है, दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखता हूं मैं। अल्फा प्लस बीटा आ रहा है 5, अल्फा माइनस बीटा आ रहा है 1। मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यूज चाहिए हैं, मैं क्यों ना इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। तो कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को, हम यहां पर क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। यहां पर प्लस बीटा, यहां पर माइनस बीटा, दोनों के कोफिशिएंट सेम है, 1 1 बीटा ही है। अगर दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो बीटा से बीटा हो जाएगा कैंसिल, बचेगा सिर्फ अल्फा। अल्फा की वैल्यू वहां से मैं निकाल सकता हूं, उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मुझे बीटा की वैल्यू ही मिल जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, इसको बोलता हूं इक्वेशन 1, इसको बोलता हूं इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को मैं ऐड कर दे रहा हूं। तो अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा 2 अल्फा, बीटा और बीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 3। अल्फा की वैल्यू 3 आ जाएगी भाई, 2 वहां जाकर डिवाइड होगा। तो अब बीटा निकालना है, तो किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दो। तो अल्फा प्लस बीटा 5 था, तो आप बोलोगे 3 प्लस बीटा जो है वो 5 है, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 2। हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू है, और हमें चाहिए क्या, सिर्फ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। सी जो है वही है, के जो है वो वही है, के जो है वो है हमारा अल्फा इंटू बीटा के इक्वल कांस्टेंट टर्म। देख लो भाई, यहां पर सी जो है वो के इक्वल है, और सी जो होता है वही यहां पर जो कांस्टेंट टर्म आता है वही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्वल होता है, सी अपॉन ए होता है। ए को 1 कर दोगे हमेशा कहीं पर भी, तो सी के इक्वल ही हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे के जो है वो अल्फा इंटू बीटा के इक्वल है, यहां वाला टर्म, ये टर्म इसके इक्वल है, तो अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा है 3 और बीटा है 2, तो 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6। तो के की वैल्यू निकालने को आपको बोला गया था, के आ चुका है 6, खत्म हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात समझ में आई आपको। यहां पर आपसे बोला गया था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जहां पर अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है 1, आपको निकालना है के की वैल्यू। तो के की वैल्यू आप निकाल सकते थे अगर आपके पास क्या होता, अल्फा और बीटा दोनों, क्योंकि भाई अल्फा इंटू बीटा होता है कांस्टेंट टर्म के इक्वल, यहां पर सी अपॉन ए होता है, लेकिन ए यहां पर 1 है, एक्स वाला कोफिशिएंट 1 है, तो यहां पर भाई वो अल्फा इंटू बीटा जो है वही के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो सी है के, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा अगर के इक्वल हो रहा है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास हो जाए तो के निकल आएगा। पहली एक चीज दी हुई रिलेशनशिप अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, अगर दूसरी भी मिल जाए मुझे तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा और के की वैल्यू निकाल लूंगा। तो मैंने यहां पर बोला कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और यहां पर बी जो है वो -5 है और ए जो है वो 1 है, तो माइनस ऑफ -5 अपॉन 1 हो गया, जो कि आ गया 5, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 हो गई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू 2 हो गई, और के था अल्फा इंटू बीटा, तो उसका आंसर आ गया 6। क्लियर है। नेक्स्ट, वेरीफाई दैट 3 -1/3 एंड द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 and then verify the relationship between the zeros and its coefficient। तो यहां पर ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि भाई वेरीफाई करो कि 3 -1 और -1/3 जो हैं वो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, ठीक है, और उसके बाद उनके बीच में रिलेशनशिप भी फाइंड करनी है कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में। तो इसको अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, डिराइव नहीं किया, करने की जरूरत भी नहीं है। एग्जैक्ट सेम वे में जैसा आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए डिराइव किया, वैसे एग्जैक्ट सेम वे में क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी आप डिराइव कर सकते हो। एक बार ट्राई करना, अगर नहीं बनता है तो मैं बता दूंगा, जरूरत नहीं है तो अभी नहीं देखते हम, ये वन शॉट वीडियो, डिटेल वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो सारी चीजें आपको और भी डिराइव करवाऊंगा, जो भी चीज बच जाएगी वो, ठीक है। तो अब यहां पर मैं बताता हूं आपको जो जनरल टर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो वो होता है आपका ax क्यूब प्लस ax क्यूब स्क्वायर लिख दिया मैंने, प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0।
ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल 0। यहां पर भाई एक जो डिग्री है वो ज्यादा हो गई है तो एक टर्म भी ज्यादा हो गया, ऑब्वियस सी बात है, ये जनरल फॉर्म है, इसमें सारे टर्म्स आ जाते हैं, ठीक है। अब अगर यहां पर मैं रिलेशनशिप बताऊं कोफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड जीरोस के बीच में, जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो वो होती कुछ इस तरीके से। तो आप बोलते हो सम ऑफ रूट्स जो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीसरा कहां से आया, तो आप बोलोगे क्वाड्रेटिक था सर, तो दो रूट्स थे, डिग्री दो थी, ठीक है, देखा हुआ सीखा हुआ है अपन ने। और क्यूबिक है तो डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई, तो रूट्स भी कितने हो जाएंगे 3, तो एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया, तीसरा भी तो लाना था तो गामा आ गया, ठीक है। तो इन लोगों का जो सम होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। अब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होता है सी बाय ए के इक्वल। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, तो दो दो करके प्रोडक्ट लिया अपन ने सारे रूट्स का और उनको ऐड कर दिया, वो होता है सी बाय ए के इक्वल। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस डी बाय ए के इक्वल। ये है आपके रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट्स। तो इसको लिख लो अच्छे से, कोई डाउट हो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसको भाई, ठीक है, डाउट हो तो पूछ लो, आपको दिक्कत नहीं है। चलो अब सबसे पहले तो देखते हैं भाई क्या ये जीरोस हैं। तो मैं यहां पर क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखता हूं 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। अब क्या करते हो आप, यहां पर x की जगह 3 पुट करते हो, ठीक है। f ऑफ x इक्वल टू दिस लिखता हूं और मैं निकालता हूं f ऑफ 3। अगर f ऑफ 3 0 आ गया तो मतलब कि 3 पुट करने पर पूरा का पूरा जो अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो 0 हो गया, यानी कि 3 जो है वो 0 है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो आपने बोला ठीक है सर पुट करते हैं इसमें, 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3, ये हो जाएगा 3 इंटू 27 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 11 इंटू 3 की 33 डायरेक्ट लिख दो, 33 को 3 से ऐड कर दो माइनस 36 लिख दो। ये कितना जाएगा, ये हो जाएगा भाई 81 माइनस 9 5 इज 45 माइनस 36, ये हो जाएगा 81 माइनस 81 यानी कि 0। तो क्लियर है ये बात कि 3 यहां पर पुट किया हमने और आंसर कितना आ गया 0। ऐसे ही आप देखोगे 1 पुट करो माइनस 1 पुट करोगे माइनस 1/3 पुट करोगे तो भी आंसर कितना आएगा 0 आएगा। तो वो वाला पार्ट आप खुद कर लो, आसान है बड़ा। बस जैसे मैंने क्या किया, यहां पर x की जगह पर 3 पुट किया, जहां जहां x था सब जगह 3 पुट कर दिया और लास्ट में देखा अपने आप ही 0 आ गया। मतलब आपने वेरीफाई कर दिया कि 3 जो है वो क्या है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक 0 है। सिमिलरली आप -1 पुट करोगे तो भी पूरा क्यूबिक पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा और -1/3 पुट करोगे तो भी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल पूरा कैसा हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब ये तीनों जीरोस आ गए होंगे आपके। अब आप बोलोगे सर टाइम नहीं दिया, हर बार मैं बोलता हूं भाई टाइम मैं नहीं दूंगा, आपके हाथ में हूं मैं। आप पॉज कर दो, ठीक है, पॉज कर दो और आराम से सॉल्व करो। नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछो, बार बार ये रटता हूं मैं ताकि आप लोग भी इस चीज को समझो और यूज करो। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं, अब तो क्वेश्चन बोल रहा है। वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में, ठीक है। तो हम यहां पर देखते हैं भाई, सबसे पहले जीरोस हैं, अल्फा कितना है 3 है, बीटा कितना है -1 है और गामा कितना है वो है -1/3। तो 3 -1 और -1/3 है आपके पास, ठीक है। अब आप निकालते हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो कितना हो जाएगा, सबको ऐड करते हैं 3 -1 मतलब प्लस -1 बोलोगे तो वो -1 ही आना है, -1/3 एलसीएम लेकर ऐड करते हैं, 3 3 = 9 -3 1 = 3 -1 अपॉन 3, 9 - 4 होता है 5/3। अब मैं निकालता हूं सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट टेकन 2 एट अ टाइम, अल्फा बीटा सॉरी प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो हो जाएगा भाई सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम 3 × -1 प्लस -1 × -3 -1/3 प्लस -1/3 × 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 × -1 is -3
माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस 1/3 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा भाई, एलसीएम ले लो, 3 3 9, माइनस 9 प्लस 1 माइनस 3, माइनस 9 प्लस 1 माइनस 3 अपॉन 3, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 9 माइनस 3 हो गया माइनस 12 प्लस 1 मतलब माइनस 11/3, और लास्ट होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो वो कितना हो जाएगा, अल्फा है 3 इंटू बीटा है -1 इंटू गामा है -1/3, 3 से 3 कैंसिल, -1 इंटू -1 इज +1। अब आपके पास सारी चीजें आ चुकी हैं, आपके पास सम ऑफ रूट्स है, आपके पास सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सेकंड 2 एट अ टाइम है, आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। अब फॉर्मूले के थ्रू जानते हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a। यहां पर मैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से इसको कंपेयर करता हूं, तो x³ के बाजू वाला क्या है, यहां पर 3 है, यहां पर x³ के बाजू वाला क्या है, a है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, x² के बगल में b है, x² के बगल में -5 है, तो b की वैल्यू -5 हो गई, x के बगल में c है और यहां पर x के बगल में -11 है, तो c की वैल्यू -11 हो गई, और अकेला कांस्टेंट जो बचा है यहां पे -3 है। तो सारी वैल्यूज आ गई आपके पास, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होना चाहिए, -b/a के इक्वल, तो आप बोलते हो -b यानी -5 अपॉन a कितना है 3, तो ये आना चाहिए आपका 5/3, और आ कितना रहा है देखते हैं, ओहो क्या बात है, सही है एकदम, 5/3 आ रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो आगे क्वेश्चन कहीं आगे का जो पार्ट अपना वो गलत ना हो जाए भाई, देखते हैं, इतनी मेहनत पानी फिर जाएगा, फिर से देखना पड़ेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये होता है c/a के इक्वल, यानी कि c है -11/3, और ये अपना आ रहा है, अरे क्या बात है, -11/3 सही तो आ रहा है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका तो सम आ रहा है, वो आ रहा है -11/3, ठीक है। अब अल्फा बीटा इंटू गामा, ये होता है d/a के इक्वल, -d/a के इक्वल, ठीक है, तो -d/a के इक्वल, d इज -3, तो माइनस ऑफ -3 अपॉन a इज 3, तो ये आ रहा है 1। ओह क्या बात है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, अपना वहां से फॉर्मूले से भी 1 आ रहा है। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले वेरीफाई किया कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ ये जीरोस है कि नहीं, तीनों को एक एक करके पुट किया, आंसर 0 आ रहा था, यानी हमने बोला हाँ ये जो भी क्वेश्चंस में दिए हुए हैं ये जीरोस हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, इनकी रिलेशनशिप वेरीफाई की, इनकी रिलेशनशिप वेरीफाई किया आपने, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो -b/a के इक्वल है कि नहीं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो है वो c/a के इक्वल है कि नहीं, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो है वो d/a के इक्वल है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आपने क्लियर कर ली, यहां पर हाँ सब कुछ इक्वल आ रहा था, यानी आपने क्या किया, वेरीफाई कर दिया रिलेशनशिप्स को। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अब कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x equals to ax² plus bx plus c, then evaluate अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो अभी तक अल्फा और बीटा हमको निकालना होता था, तो हमें यहां पर कुछ x² - 5x + 6 ऐसी वैल्यूज दी होती थी, ठीक है, या फिर हमें उनका सम ऑफ रूट्स निकालना होता, तो अल्फा प्लस बीटा निकालना होता था, अल्फा इंटू बीटा निकालना होता था। बट पहली बात तो यहां पर ये जनरल फॉर्म भी दे दिया, ax² plus bx plus c, a b और c की वैल्यूज नहीं है हमारे पास। और दूसरी बात क्या हो रही है कि यहां पर अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा ना देकर हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें हम, हमारी पहुंच तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तक थी ना, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो दिमाग लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। यहां पर हम बोलते हैं कि जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहली चीज आपको यही सोचना है, आप यहां पर निकाल सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा सकते हो, और अगर कुछ और निकालने को आया तो कहीं ना कहीं वो चीज जो है सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल पा रही होगी, तभी वो चीज आपसे पूछी गई है। यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लिख पा रहे होगे, लिख पा रहे हो क्या, सोचो थोड़ा सा। तो मैं यहां पर बोलता हूं, मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा का अगर मैं स्क्वायर निकालने जाऊंगा तो वो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा।
ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या यूनिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखो हमें निकालने किसकी वैल्यू है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। यहां दिख रहा है वो, हाँ दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूं, 2 अल्फा बीटा को यहां ले आता हूं। मतलब आपने बोला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया ना इसको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख दिया आपने। यानी कि अब आप इस इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए को यहां पर पुट कर दोगे और आंसर आ जाएगा। ये तो हम जानते हैं भाई, ये इक्वेशन क्या है आपके पास, इक्वेशन दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहां पर सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए। इससे ही तो निकला था फॉर्मूला डायरेक्ट, ये जो अपना जनरल फॉर्म से तो आया हुआ है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, वो होगा सी अपॉन ए। माइनस बी बाय और सी बाय ए हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं मैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा यानी माइनस 2 इंटू सी बाय ए। तो इसकी वैल्यू आ रही है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। या आप बोल सकते हो उसकी वैल्यू को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू, एलसीएम लेकर ऐड कर देते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। भाई इसका डिनोमिनेटर ए स्क्वायर है, यहां पर भी ए स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे दोनों जगह ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। न्यूमरेटर हो जाएगा 2ac, डिनोमिनेटर हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर लिख दोगे ऐड करके, ये आ गया आंसर। क्लियर है बात। मान लो इक्वेशन ऐसी होती है, अभी तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ गई है, लेकिन एग्जाम में अगर आपके पास ये आता एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 और बोलता आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, तो आप क्या बोलते हैं, ये होता है सम ऑफ रूट्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, यहां पर सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए। यहां पर देखो बी कितना है, एक्स के बाजू में माइनस 5, माइनस ऑफ माइनस बी यानी कि माइनस ऑफ माइनस 5 यानी कि 5 अपॉन 1। ठीक है, तो ये 5 हो जाता, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाता, तो वो होता सी अपॉन ए, मतलब 6 अपॉन 1 यानी कि 6। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आ गया अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है, यहां पुट कर देते हैं हम, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा यानी 2 इंटू 6, 25 माइनस 12 यानी 13 आपका आंसर आ जाता। तो क्लियर है आपको ये बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर नहीं होनी चाहिए। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए, ऐसा कुछ भी दिखे, चाहे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिखे, चाहे कुछ भी आए, एक बात याद रखना कि ये कहीं ना कहीं सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा, तभी आपसे ये क्वेश्चन किया गया है, वरना ये क्वेश्चन कभी भी आपसे नहीं किया जाता। क्लियर है बात। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो जल्दी से, नहीं लेना मत लो। मैं तो ये बोलता हूं हमेशा कि भाई लिखते हुए चला करो साथ में ही, है ना, पॉज किया, खुद से सॉल्व किया करो पहले, और उसके बाद सॉल्यूशन को देखा करो, जहां जहां गलती उसको रेक्टिफाई करके फिर आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और आपसे पूछ रहा है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा आपको निकालना है। ठीक है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू बीटा हो जाएगा बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर, एलसीएम लेकर ऐड कर दिया। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सम एंड प्रोडक्ट आपको पता है, ये होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, अब इस पूरे की वैल्यू जो थी हमने पहले निकाली थी, बी स्क्वायर, इससे पहले वाले क्वेश्चन देख लेना क्या आ रही थी, बी स्क्वायर माइनस 2ac था ना अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए स्क्वायर था क्या, देख लें, मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन अपन निकाल लेते हैं। चलो वापस से जो भी था आपके पिछले वाले क्वेश्चन में आप निकाल कर देख लेना। अल्फा प्लस बीटा था आपका कितना, माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर, और 2ac तो रहेगा ही ना, 2 तो है ही ना वहां पर, और ये था अपना 2 से। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac
बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, और नीचे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भाई? सी अपॉन ए, तो सी बाय ए लिख देता हूं मैं। ये चला जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए बाय सी। ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, ए स्क्वायर से ए कैंसिल, ये आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए सी। क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर आपको? बड़े आसानी से आपने कर लिया सॉल्व इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? अब डिवाइड द पॉलिनोमियल, मतलब डिवीजन एल्गोरिथम का क्वेश्चन आ गया। डिवीजन एल्गोरिथम मतलब कुछ नहीं, आपको मालूम है कि आप पॉलिनोमियल्स में डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। किसी को मान लो आप एफ को डिवाइड कर रहे हो जी ऑफ एक्स से, ठीक है, और आपका जो क्वोशंट आ रहा, थोड़ा सा नीचे लिख दूं, ऊपर आता है ना आप लोगों का क्वोशंट, ठीक है। तो मैंने बोला एफ ऑफ एक्स को आप डिवाइड कर रहे हो जी ऑफ एक्स से, आपका क्वोशंट आ रहा है क्यू ऑफ एक्स, मतलब कि जो डिवाइड हो रहा है वो भी एक पॉलिनोमियल है, जो डिवाइड कर रहा है वो भी एक पॉलिनोमियल है, जो क्वोशंट आ रहा है वो भी एक पॉलिनोमियल है, और हो सकता है जो रिमाइंडर बचे, हो सकता है क्या होगा ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा, सब तो पॉलिनोमियल ही है, तो वो भी क्या होगा? एक पॉलिनोमियल, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं यहां पर? तो आप सब जानते हो भाई, आप लिख सकते हो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यही होता है आपका डिवीजन एल्गोरिथम। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है आपको? नहीं होगी ना, ठीक है। तो ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम, यही चीज यहां पर करनी है आपको। क्या बोल रहा है? डिवाइड द पॉलिनोमियल दिस बाय दिस, एफ ऑफ एक्स को जी एक्स ऑफ एक्स से डिवाइड करो, ऑल्सो फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। ये बड़ी ऑब्वियस सी बात नहीं है, डिवाइड करोगे तो क्वोशंट और रिमाइंडर ही तो फाइंड करोगे, और क्या करोगे? वरना डिवाइड करोगे तो क्या करोगे? और इस क्वेश्चन को आप लोग खुद क्वेश्चन उठाना कि भाई अगर डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट और रिमाइंडर ही तो फाइंड कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हम ठीक है। चलो, तो हम डिवाइड करते हैं एफ ऑफ एक्स को, मतलब कि 14x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1 को आप डिवाइड करेंगे किससे? आप डिवाइड करेंगे यहां पर इसको 2x माइनस 1 से, जी ऑफ एक्स है 2x माइनस 1। अब डिवीजन का जो अपना तरीका होता है ना, बड़ा आसान होता है। 9th क्लास में आप पढ़ के आए होगे, इसको नहीं पढ़े हो तो भी मैं बता दे रहा हूं, टेंशन मत लो, ठीक है। क्या करना है यहां पर? सिर्फ पहले पहले नंबर्स ही देखना होता है, बाकी सबको उनको फॉलो करने दो। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? यहां देखो पहला नंबर क्या है? 2x। 2x में मैं कितना मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 आएगा और x क्यूब आएगा। अगर 14 एग्जैक्टली ना है तो उसके आसपास का आए, उससे छोटा नंबर, तो आपको पता है 2 में मल्टीप्लाई करूंगा 7 तो 14 आएगा, तो 7 लिखो यहां पर। और x में कितना मल्टीप्लाई करूंगा तो x क्यूब आएगा, तो x में मैं मल्टीप्लाई करूंगा x का स्क्वायर, तो यहां पर मैं x स्क्वायर लिख देता हूं। तो 2x में जब 7x स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा तो 14x क्यूब आएगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब 1 1 को नहीं देखना, यहां पर जो भी नंबर लिख दिया है 1 वाला जो है, ये वाला टर्म जो है, इसके बाद जो भी टर्म्स आएंगे वो शांति से इनसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मतलब आप लिखोगे 2x इंटू 7x स्क्वायर यानी 14x क्यूब, इसके नीचे लिख दो माइनस 1 इंटू 7x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 7x स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम? नीचे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे मतलब उनके साइन को चेंज कर रहे हो, जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा। तो प्लस 14x क्यूब और माइनस 14x क्यूब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और प्लस 7x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहां बचेगा प्लस 9x माइनस 1। पूरा नीचे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलते हो 2x में कितना मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर होगा, तो आप भाई 2 और 2 तो सेम है, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा मैं x, तो 2x इंटू एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस 1 इंटू एक्स हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस एक्स मतलब माइनस 1x, साइन चेंज अगेन, माइनस कर रहे हैं हम, तो 2x स्क्वायर माइनस का, माइनस वाला प्लस का, 2x स्क्वायर कैंसिल, प्लस x प्लस 9x हो जाएगा 10x माइनस 1। 2x में कितना मल्टीप्लाई करूंगा तो 10x आएगा, तो सब जानते हैं 2x में मल्टीप्लाई करोगे प्लस 5 तो आएगा प्लस 10x। साइन हमेशा देखना भाई, प्लस का 10x चाहिए इसलिए प्लस 5 किया, माइनस 10x चाहिए होता ना माइनस 5 मल्टीप्लाई करता, ठीक है। अब माइनस 1 इंटू 5 हो जाएगा माइनस 5, ये माइनस का ये प्लस का, ये कैंसिल आउट, प्लस 5 माइनस 1 हो गया 4। तो भाई आपका जो क्वोशंट आ रहा है वो आ रहा है 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 5,
और जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है 4। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर आपको समझ में आ रही है चीजें? आपने बोला भाई 2x माइनस 1 से आपने 14x क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1 को डिवाइड किया है, क्वोशंट आ गया कितना 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, रिमाइंडर बच रहा है 4। मल्टीप्लाई करके देख लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 ऐड करो, वापस से मिल जाएगा। मेरी बात पे भरोसा नहीं तो ऐसे करके देख लेना, है तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। अब क्या होता है, हर साल सीबीएसई कुछ ना कुछ कोर्सेज चेंज करता है कि भाई इस बार इतना ही पोर्शन आ रहा है, इस बार इतना पोर्शन आ रहा है। तो अगर इस बार आपके पोर्शन में रिडक्शन है इस टॉपिक का, तो आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। कई सारे ऐसे बोर्ड्स होंगे जिनमें रिडक्शन नहीं होगा, तो उनके लिए भी खास तौर से ये टॉपिक्स मैं बनाता हूं। और दूसरी बात ये होती है कि भाई नॉलेज सारा होना चाहिए हमें। हमसे पहले जो भी ये पढ़ के गया ये क्लास, तो उसने सब कुछ पढ़ा हुआ है, उसके बाद जाके वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता सब कुछ निकाल रहा है, दिमाग खुला हुआ है उसका। ठीक है, हम क्यों छोड़े कुछ चीज़, हम भी सब पढ़ेंगे ना यार। जरा जरा इस चीज़ें हैं, थोड़ा भी कॉन्सेप्ट क्यों रहने दें। जितना नॉलेज गेन करो उतना अच्छा है। ठीक है, चलो तो अब क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इफ 2 ऑफ इट्स जीरोस आर √2 एंड माइनस √2। तो भाई दो जीरोस दिए हुए हैं आपको, एक दिया हुआ है अल्फा मान लो √2 और दूसरा दिया हुआ है बीटा माइनस √2। यानी इसके फैक्टर्स क्या होंगे। तो आप बोलोगे यार फैक्टर होंगे, x को जब मैं √2 से इक्वेट करूंगा, √2 इधर आएगा, तो x माइनस √2 इक्वल टू 0, यानी एक फैक्टर तो ये हो गया। और दूसरा जब मैं x को माइनस √2 से इक्वेट करूंगा, कि x की वैल्यूज आती है ना ये जब जीरोज आते हैं तो, ठीक है, x की वैल्यू माइनस √2, तो माइनस √2 किधर लेके आओ, तो x प्लस √2 इक्वल 0, एक फैक्टर ये हो गया। अब ये क्योंकि बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने फैक्टर्स हो सकते थे, 4। हमारे पास कितने आए हैं, 2। हमें कितने और निकालने हैं, 2 और। कैसे निकालेंगे, तो इसके जो 2 फैक्टर्स है ना उनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, तो यहां पर लिखूंगा मैं x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2, यह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए कहता था x, उसका स्क्वायर x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, वो हो गया 2। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ गया। अब मुझे पता है हर फैक्टर जब मैं बोल रहा हूं तो मतलब कि वो फैक्टर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, तो मैं यहां पर अगर 2 फैक्टर्स के प्रोडक्ट को लिख देता हूं x स्क्वायर माइनस 2 और इससे डिवाइड करता हूं इस इक्वेशन को, तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसका जब मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके 2 फैक्टर्स निकालूंगा तो मुझे बाकी 2 रूट्स भी मिल जाएंगे। मतलब कि मैं बोलता हूं कि एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो इसके रूट्स होंगे अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, मान लो जो मानना है मान लो भाई आपको। ठीक है, आप कुछ भी मान लो, थीटा मान लो, चलो ठीक है। तो मैंने बोला ABCD ले ले, ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, ABCD ले लो, ABCD। ठीक है, मैंने बोला भाई 2 रूट्स हैं आपके पास, इस अगर 4 मेरे पास जीरोस होते तो मैं इसके फैक्टर्स लिखता x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, x माइनस डी। मतलब कि अगर चारों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे वो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी जिसके चारों रूट्स है ना। अभी मेरे पास क्या है, अभी ये दोनों मिल गए हैं मेरे को, 2 रूट्स मुझे मिल चुके हैं, उनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे बाकी के 2 रूट्स चाहिए, 2 फैक्टर्स चाहिए। तो मैं जानता हूं कि अगर मैं इन दोनों फैक्टर से इसको डिवाइड कर दूं तो मुझे बाकी के 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, तो मुझे x स्क्वायर माइनस 2 से इस पूरे को डिवाइड करना है। तो मैं डिवाइड करता हूं भाई, मैं बोलता हूं x स्क्वायर माइनस 2 और इससे मैं डिवाइड कर रहा हूं किसको, 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। x स्क्वायर माइनस 2 में आप कितना मल्टीप्लाई करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर, तो आएगा 2x की पावर 4 माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। अब याद रखना ये तो क्यूब का है, ये स्क्वायर का आ रहा है, तो आप स्क्वायर वाले के नीचे लिखो, तो हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। साइन चेंज कर दो, सब्ट्रैक्ट करना है सबको, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कैंसल आउट। ठीक है, ये माइनस 3x क्यूब नीचे लिख दो, उससे कोई कुछ भी चीज सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही थी, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब माइनस 3 मल्टीप्लाई करोगे और x मल्टीप्लाई करोगे तब x स्क्वायर में, अगर माइनस 3x मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपका माइनस 3x क्यूब आएगा,
आप मल्टीप्लाई करते हो -3x, ये हो जाता है -3x क्यूब, -2 इंटू -3x हो गया +6x, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला सॉरी प्लस वाला माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, ठीक है। 3x² से 3x² कैंसिल, x² ऐसे ही नीचे उतर गया, +6x -6x कैंसिल, -2 नीचे उतर गया। अब x² -2 है, इसमें 1 मल्टीप्लाई करोगे वापस ये आ जाएगा पूरा का पूरा, यानी कि आपने बोला +1 मल्टीप्लाई किया, x² -2 माइनस प्लस कैंसिल आउट, बचा 0। रिमाइंडर कितना बचा 0, यानी कि जब आपने x² -2 से मल्टीप्लाई करा 0 आया, आना ही था क्योंकि तो फैक्टर्स थे उसके, दिया हुआ था। बट हमारे लिए क्या अच्छी चीज मिली, हमें कोशेंट मिल गया 2x² - 3x + 1। x² - 2 से 2x² - 3x + 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरा आ जाएगा। ये क्या चीज है, तो यही तो है वो चीज जिसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x - c × x - d। तो मैं लिखता हूं उसको यहां पर, ठीक है। अब देखो क्या करना है, तो मैं लिखता हूं 2x² - 3x + 1 = 0। मैं यहां से बाकी के दो जीरोस निकालता हूं, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर +2 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -3 आए, तो आपने बोला 2x² - 2x - 1x + 1 = 0। -2 -1 हो जाएगा -3, -2 इंटू -1 हो जाएगा +2। इससे 2 कॉमन निकालो, अंदर 2x कॉमन निकालो, अंदर बचेगा x - 1, यहां से -1 कॉमन निकालो, अंदर बचेगा x - 1, दोनों जगह से x - 1 कॉमन निकालो, अंदर बचेगा 2x - 1। एक बार x - 1 को 0 से इक्वेट करो, x की वैल्यू आएगी 1। एक बार 2x - 1 को 0 से इक्वेट करो, x की वैल्यू आएगी 1/2। तो बाकी बचे जो दो रूट्स हैं, √2 और -√2 के अलावा, वो है 1 और 1/2। तो दो रूट्स क्या हैं, x = 1 एंड x = 1/2। क्लियर है क्वेश्चन? क्या किया आपने, तो सबसे पहले आपको जो दो रूट्स दिए हुए थे, √2 और -√2, आपने लिखा भाई अल्फा √2 है, बीटा -√2 है, यानी कि दो रूट्स आपको दिए हुए हैं, यही x की ही तो वो वैल्यूज होंगी जिनको पुट करने पर ये 0 हो रहा होगा। तो x = √2 लिखोगे तो x - √2 एक फैक्टर मिलेगा, x = -√2 लिखोगे तो x + √2 एक फैक्टर मिलेगा। दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो x² - 2 आया। आपने क्या किया, दोनों से डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन को, जो क्वोशिएंट आया उसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया, बाकी के दो रूट्स मिल गए। क्लियर है क्वेश्चन? आगे चलते हैं। भाई को फिर डाउट है, ठीक है, और इस बार इसका डाउट जो है वो आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। ये असाइनमेंट क्वेश्चन है आपका। कैसा क्वेश्चन है, असाइनमेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा इससे पहले वाला था। यहां पर दो रूट्स दिए हुए हैं आपको, x = √5/3, √5/3 को इधर ले आओ, x - √5/3 हो जाएगा, और एक x = -√5/3, उससे आपको फैक्टर मिलेगा x + √5/3। अगेन आपका a + b × a - b का टर्म आ गया। ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा x² - 5/3 या 3x² - 5। 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3x² - 5 आ जाएगा, ठीक है। ये एक फैक्टर मिल गया, ये एक फैक्टर मिल गया आपको। अब आप क्या करोगे, 3x² - 5 से डिवाइड करोगे इस इक्वेशन को, एंड देन रिमाइंडर तो 0 आएगा ऑब्वियसली, लेकिन हमें किस चीज से मतलब रखना है, क्वोशिएंट से। जो भी क्वोशिएंट आएगा उसका आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करोगे तो बाकी के बचे जो दो जीरोस हैं वो मिल जाएंगे। तो ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है, और इतना बताने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कुछ बचा है, इससे डिवाइड करना है बस, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो वो आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप कमेंट सेक्शन पर देंगे, मैं वेट कर रहा हूं। प्लीज कमेंट सेक्शन पर आंसर देना, जो भी सबसे पहला आंसर देगा उसको मेरी तरफ से गिफ्ट हैम्पर, ठीक है। चलो भाई, परेशान आत्मा के डाउट क्लियर हुआ, वह ये तो समझ गया, एक बार मैंने बताया कि क्या करना है, भाई ने समझ गया और एक क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेगा। आप लोग कर पाओगे कि नहीं, कमेंट सेक्शन पे आंसर दोगे, गिफ्ट हैम्पर पाओगे, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये वन शॉट होता है खत्म। इस पे हमने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं। इस कॉन्सेप्ट के बाद इस वीडियो के बाद आप कोई भी बुक लगा लो, आपको सारे क्वेश्चंस बनेंगे। नहीं बनते तो डाउट सेक्शन में पूछिए, टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हो आप, उसकी लिंक भी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में।
कहीं पर भी डाउट पूछिए, हम आपका आंसर देंगे। सब्सक्राइब कर लो आप बस हमारे चैनल को और टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ लिया करो। आप जानते हो कि हमारे यहाँ सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन होती है, जैसे नीट, जेई, CUET, TET, सबकी प्रिपरेशन यहाँ पर होती है। तो आप जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को और अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को भी बोलो, ठीक है। चलो, और आई होप आपको वीडियो पसंद आए हो, तो आप उसे लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। कमेंट करके बता भी दीजिएगा। और मेरे और भाई की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपने वीडियो को पूरा देखा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं लेकर आऊंगा आपके लिए एक और वन शॉट। सारे कॉन्सेप्ट्स को वहां पर क्लियर करेंगे, पूरा एक चैप्टर हम खत्म कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।